हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने सामान समेटता है और बाहर निकलते वक्त स्टूडेंट्स की तरफ हल्की नजर डालता है। तभी क्लासरूम के बाहर एक ब्रेथ टेकिंग गर्ल उसे रोक लेती है और एक अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट रखती है। वो पूछती है, क्या वे दोनों साथ घर जा सकते हैं? वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो उसके बगल में बैठती है, जिसकी स्टनिंग ब्यूटी हमेशा सबका ध्यान खींच लेती है। उसका सवाल उसे थोड़ा ऑफ गार्ड कर देता है, लेकिन नर्वस होने के बावजूद वो अग्री कर लेता है। जैसे ही वे दोनों अलग होते हैं, लड़की को अचानक याद आता है कि उसका बैग क्लासरूम में रह गया है। वो उसे लेने भाग जाती है और पीछे कनाटा को वेटिंग छोड़ देती है। तभी एक स्टूडेंट क्लासरूम की खिड़की से झांकते हुए टीजिंगली पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। कनाटा कंपोज्ड रहकर क्लैरिफाई करता है कि वे बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर बाकी बॉयज एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास अभी भी चांस है। लड़की बैग लेकर लौटती है, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चलती है, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन उसे घेर लेता है। हर कोई ईगरली उसे कहीं इनवाइट कर रहा है। उनकी एडमिरेशन और नर्वसनेस साफ झलक रही होती है, लेकिन लड़की पोलाइटली सबके ऑफर्स डिक्लाइन कर देती है। फिर भी उसकी डिस्कम्फर्ट जाहिर होती है। उसकी इरेजिस्टिबल ब्यूटी हर बार इंटरैक्शन को पब्लिक स्पेक्टिकल बना देती है और उसकी पॉपुलैरिटी अनडिनाएबल और इनएस्केपेबल है। ये सब देखकर कनाटा सोच में पड़ जाता है कि उसे हमेशा इतना अटेंशन क्यों झेलना पड़ता है। जैसे ही वे दोनों साथ घर चलते हैं, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड चीटो का चेहरा क्लियरली इरिटेटेड होता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कन्फेस करती है कि उसे बहुत बुरा लगता है जब बॉयज सिर्फ उसके चेस्ट को देखने के लिए उससे बात करते हैं। कनाटा उसके बगल में चलते हुए चुप रहता है और बस फेंट स्माइल देता है। अपने ही थॉट्स में खो जाता है। उसकी डिस्टेंट एटीट्यूड देखकर चीटो पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन वो तुरंत जवाब नहीं देता। अंदर ही अंदर वो उस सच से जूझ रहा है जिसे उसने अब तक छुपा रखा है। वो उससे प्यार करता है, लेकिन चीटो से उलट, जो पॉपुलैरिटी और कैरिज्मा से भरी हुई है, कनाटा खुद को इनसिग्निफिकेंट और ऑलमोस्ट इनविजिबल समझता है। ये कॉन्ट्रास्ट उसे इंसेक्ट जैसा महसूस कराता है। वो कन्फेस करना चाहता है, लेकिन रिजेक्शन और उससे भी बुरी बात, उसकी फ्रेंडशिप खोने का डर उसे रोक देता है। इसी स्ट्रगल के बीच आसमान में एक शूटिंग स्टार दिखता है, वो भी दिन में। इम्पल्स पर कनाटा एक रिडिकुलस विश करता है, चिटो की फीलिंग्स को समझने की, ठीक वैसे जैसे किसी डेटिंग सिमुलेशन गेम में होता है। उसे पता है ये फूलिश विश कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन अगली सुबह जब वो अपने कमरे से निकलकर माँ को ग्रीट करता है, तो कुछ अजीब देखता है। उनके बगल में एक फ्लोटिंग बार दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विजुअल नॉवेल्स में अफेक्शन मीटर्स होते हैं। कनाटा की इंटेंस नजर देखकर उसकी माँ ब्लश करती है और पूछती है, वो ऐसे क्यों देख रहा है? वो ऑकवर्ड महसूस करता है, जल्दी से नजरें हटा लेता है और कहता है कुछ नहीं। लेकिन फिर उसकी नजर फैमिली डॉग पर जाती है और उसके पास भी एक फ्लोटिंग मीटर है, लगभग फुल, उसकी माँ की तरह। पहले तो कनाटा इसे हेलुसिनेशन मानता है और जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि ये मीटर्स सिर्फ गर्ल्स के ऊपर दिखते हैं, न स्ट्रेंजर्स के ऊपर, न मेल स्टूडेंट्स के। लेकिन हर गर्ल के पास एक अलग लेवल का मीटर है। अब सच्चाई साफ थी, ये बार्स दरअसल लव मीटर्स हैं और सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि ये उसकी पिछली रात की विश का नतीजा है। अभी भी इस बिजार डिस्कवरी को प्रोसेस कर रहा कनाटा तभी अपनी क्लासमेट मसासा से मिलता है, जो चीरफुल गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करती है। उसकी अनयूजुअल गेज देखकर मसासा पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। कनाटा देखता है कि उसका अफेक्शन मीटर आधा भरा हुआ है, जो किसी नॉर्मल जान पहचान वाले के लिए ठीक लेवल लगता है। क्यूरियस होकर वो उस फ्लोटिंग बार को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। अजीब न लगे, इसीलिए वो जल्दी से कवर अप करता है और प्रिटेंड करता है जैसे मसासा के बालों से कुछ निकाल रहा हो। मसासा फ्लस्टर्ड होकर उसे थैंक्स कहती है और शॉकिंगली उसका मीटर ऑलमोस्ट फुल तक बढ़ जाता है।
कनाटा स्टंड होकर डिसबिलीफ में उसे देखता रहता है। उसकी रिएक्शन सेंसिंग करते हुए मसासा पूछती है कि कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन वो नर्वस होकर स्टैमर करता है कि कुछ नहीं। तभी पीछे से एक इरिटेटेड वॉइस आती है और कनाटा मुड़कर देखता है कि एक और क्लासमेट उसे ग्लेयर्स कर रही है। उसका मीटर, जो अभी तक नॉर्मल लेवल पर था, अचानक नीचे गिर जाता है। वो डिस्डेन से पूछती है कि वो किसी और की सीट पर क्या कर रहा है। पैनिकिंग में कनाटा जल्दी से माफी मांग लेता है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि वो क्लियरली देख सकता है कि लड़कियां सच में उसके बारे में क्या फील करती हैं। इस कंफ्यूजन के बीच कोई क्लासरूम में एंट्री करता है और उसे ग्रीट करता है। कनाटा इंस्टेंटली वॉइस पहचान लेता है। वो चीटो थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वो मुड़कर उसका मीटर देखने के लिए ईगर होता है। चिटो की रेडियंट स्माइल देखकर कनाटा कुछ देर के लिए मेस्मराइज्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीटर पर जाती है, उसका दिल डूब जाता है। मीटर लगभग एम्प्टी था और उससे एक अजीब गाढ़ा लिक्विड टपक रहा था। एक वेव ऑफ नर्वसनेस और अनईज उसे घेर लेती है, जैसे किसी ने पेट में पंच मार दिया हो। मीटर ने वो रियलिटी दिखा दी थी जिसे वो देखना नहीं चाहता था, और उसी पल कनाटा को डर हुआ कि शायद ये उसकी लव लाइफ का अंत है। टेज्ड होकर वो अपनी सीट पर स्लंप हो गया और बेल बजने तक भी हार्डली रिएक्ट किया। उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, क्या चीटो ने अब तक उसे सिर्फ इसलिए टॉलरेट किया क्योंकि वे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं? उसकी डाउट्स और गहरी हो गईं जब चीटो खुद उसके पास आई। उसकी लो एनर्जी देखकर कंसर्न में उसने कहा कि वो डिप्रेस्ड लग रहा है और पूछा कि क्या कुछ बॉदरिंग कर रहा है। अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए कनाटा ने तुरंत डिसमिस कर दिया कि कुछ नहीं, जबकि अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसे परेशान करने वाली चीज मीटर ही थी। उसकी डिस्करेजमेंट देखकर चीटो ने सोचा उसे चीरअप करना चाहिए। उसने एडमिट किया कि उसे नहीं पता क्या गलत है, लेकिन वो चाहती है कनाटा हमेशा चीरफुल रहे, क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब वो एनर्जी से भरा रहता है। कनाटा को उसके वर्ड्स फोर्स्ड लगे, जैसे मीटर ने सब कुछ टेंट कर दिया हो। फिर भी बर्डन न डालने के लिए उसने आश्वासन दिया कि वो फाइन है, लेकिन चीटो कन्विंस नहीं हुई और आगे पूछ बैठी कि क्या वो क्लास के बाद फ्री है। उस दिन बाद में दोनों स्कूल के पास पार्क की एक बेंच पर बैठे थे। कनाटा अब भी शेकन था और चुपचाप अपना आइसक्रीम खा रहा था। क्यूरियस होकर चीटो ने पूछा कि उसने वो फ्लेवर क्यों चुना। कनाटा ने समझाया कि ये लिमिटेड एडिशन है, जिससे चीटो की इंटरेस्ट बढ़ गई, लेकिन असलियत में कनाटा खुद श्योर नहीं था कि वो उसे खाना भी चाहता है या नहीं। अम्यूज्ड होकर चीटो ने पूछा, क्या वो उसके आइसक्रीम का टेस्ट ले सकती है? थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग के बावजूद कनाटा ने हेजिटेट किया, लेकिन आखिरकार उसे एक स्पूनफुल छकने दिया। टेस्ट करते ही चीटो का चेहरा खिल उठा और उसने एक्सक्लेम्ड किया कि ये कितना डिलीशियस है। फेवर लौटाने के लिए उसने अपने आइसक्रीम का एक बीट निकाला और प्लेफुली स्पून उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली कि ओपन योर माउथ। फ्लस्टर्ड होकर कनाटा स्टैमर करने लगा कि उसे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही चिटो ने खुद ही वो बाइट खा लिया और हंसते हुए बोली कि ये तो बस मजाक था, क्या इससे उसका मूड कम से कम अच्छा हुआ? कनाटा ने पाउट करते हुए कहा कि ये अनफेयर है, लेकिन चीटो हंसती रही और एडमिट किया कि उसने बस उसे टीज करने के लिए किया। उसने प्लेफुल अंदाज में उसकी नाक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे कनाटा तब और ज्यादा पसंद है जब वो नेचुरल रहता है। कनाटा एकदम टेकन अबैक था। उसकी अफेक्शनेट बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था, जबकि उसका मीटर इतना लो दिखा रहा था। उसका माइंड कंफ्यूज था और उस अजीब से एम्प्टी मीटर की इमेज बार बार घूम रही थी, जैसे कोई अनसॉल्वेबल पजल। डे के अंत में दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और अगली मुलाकात का वादा किया। कनाटा वहां से चला गया, लेकिन पीछे से चीटो का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। अपने कमरे में डिम लाइट में बैठी वो कनाटा का नाम बार बार विस्पर कर रही थी। उसके चारों तरफ कनाटा की फोटोज और उनके साथ बिताए गए मोमेंट्स के मेमेंटोज भरे पड़े थे। आंसू उसकी आंखों में भर आए और वो सोच रही थी कि कनाटा उसे क्यों नोटिस नहीं करता, क्यों वो अटेंशन नहीं देता,
जिसकी उसे डेस्परेटली क्रेविंग थी। फिर सच सामने आया। चिटो का लव मीटर हमेशा से काम कर रहा था, लेकिन उसके इंटेंस और ओवरवेलमिंग फीलिंग्स इतनी ज्यादा थीं कि मीटर उन्हें प्रॉपरली रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था। सॉबिंग के बीच उसने वाव किया कि किसी भी तरह कनाटा को अपने फीलिंग्स का एहसास कराएगी। कनाटा के लिए अब ये लव मीटर या तो क्यूपिड जीरो की तरह गाइडिंग फोर्स साबित होगा या उसकी सबसे बड़ी कर्स। नेक्स्ट डे भी उसका दिमाग चीटो के मीटर को लेकर परेशान था। कंपैरिजन में टोयोटोमी का मीटर ऑलरेडी काफी लो था, लेकिन चीटो का तो और भी बुरा लग रहा था। कनाटा को डर होने लगा कि अगर किसी का मीटर इतना लो हो जाए तो क्या उनकी जिंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। खासकर टोयोटोमी को लेकर वो चिंतित था, जिसका मीटर सेकंड लोवेस्ट था। क्या उसकी ग्रोइंग इंडिफरेंस धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में बदल जाएगी। रिजॉल्व होकर कनाटा ने तय किया कि वो टोयोटोमी का लव मीटर रेज करने पर फोकस करेगा। इस गोल के साथ वो उसके पास पहुंचा, लेकिन टोयोटोमी ने उसे देखकर डिस्कम्फर्ट दिखाया और ब्लंटली पूछा, क्या चाहते हो। कनाटा ने ओवरली चीरफुल स्माइल दी और अचानक पूछ बैठा कि उसका फेवरेट फूड क्या है। जवाब का इंतजार भी किए बिना उसने अपने खुद के फेवरेट्स बताने शुरू कर दिए। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी टोयोटोमी को जरा भी जरूरत नहीं थी। ये अटेम्प्ट फेल हो गया तो अगली क्लास में उसने फिर कोशिश की। इस बार अपने साथ हुई कोई एक्साइटिंग कहानी सुनाने लगा। टोयोटोमी थोड़ी देर सरप्राइज हुई, लेकिन कनाटा ने जल्दी समझ लिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अनडिटर्ड होकर कनाटा ने दिन भर कोशिश जारी रखी, बार बार उससे कॉन्वर्सेशन शुरू करने की, लेकिन उसकी परसिस्टेंस ने टोयोटोमी को इरिटेट कर दिया और कनाटा ने हॉरर में देखा कि उसका लव मीटर और भी गिर गया। आखिरकार टोयोटोमी तंग आ गई। विजिबली अनॉयड होकर उसने कनाटा की तरफ मुड़कर डिमांड किया, डू यू हैव अ प्रॉब्लम। कनाटा ने स्टैमर करते हुए माफी मांगी, लेकिन टोयोटोमी ने फर्मली उसे कहा कि अब उसे परेशान करना बंद करे। इसके बाद पूरा स्कूल डे बिना किसी इंसिडेंट के बीत गया। घर जाते हुए कनाटा अपने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बारे में सोच रहा था। उसका इरादा सिर्फ टोयोटोमी के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने का था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि कहीं उसने सब और खराब तो नहीं कर दिया। उसे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि मीटर इतना लो देखकर वो और भी दुखी था। काश उसकी इनएक्शन उसे उतना ही परेशान करती जितना ये मीटर कर रहा था। घर जाते जाते वो एक फेमिलियर पार्क से गुजरा, जहां उसके चाइल्डहुड मेमोरीज ताजा हो गए। वो और चीटो वहीं खेला करते थे। लेकिन उसके थॉट्स एकदम टूट गए जब उसने सॉबिंग की आवाज सुनी। एक छोटी सी गर्ल रो रही थी। खेलते खेलते उसका घुटना छिल गया था। नेचुरली हेल्पफुल होने के कारण कनाटा उसके पास गया, उसके वूंड को केयरफुली साफ किया और बैंडेज लगा दिया। क्यूरियस होकर उस लड़की ने पूछा कि क्या वो फार्मासिस्ट है। कनाटा ने उल्टा उससे पूछा कि वो अपना पैर हिला सकती है क्या, और दर्द कम हुआ या नहीं। बाउंडलेस एनर्जी के साथ उसने हाँ कहा और फिर ईगरली कनाटा से उसे घर छोड़ने को कहा। कनाटा ने जेंटली उसका हाथ पकड़ा और अग्री कर लिया, लेकिन रास्ते में उसे लग रहा था कि ये लड़की किसी की याद दिला रही है। जब वे उसके घर पहुंचे तो लड़की ने एक्साइटेड होकर अपनी बड़ी बहन को आवाज लगाई। बड़ी बहन ने उसे देर से आने पर स्कोल्ड किया, लेकिन तभी दोनों, कनाटा और बहन, एकदम फ्रीज हो गए। कनाटा को समझ आया कि ये लड़की उसे इतनी फेमिलियर क्यों लग रही थी। वो बड़ी बहन और कोई नहीं बल्कि टोयोटोमी थी। उसने कनाटा को थैंक किया कि वो उसकी छोटी बहन को घर ले आया। कनाटा ने उसकी ग्रैटिट्यूड एक्नॉलेज की और निकलने ही वाला था कि छोटी बहन, जिसका नाम अब पता चला मशीरो है, ने उसे रोक लिया और डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। कनाटा डिक्लाइन करने ही वाला था, तभी मशीरो ने बोल दिया कि उसकी सिस्टर की कुकिंग बहुत डिलिशियस है। ये सुनकर टोयोटोमी ने एक लंबी साई ली और बोली कि अगर कनाटा चाहें तो खाकर जा सकते हैं। हालांकि उसे डाउट था कि उसे उसकी कुकिंग पसंद आएगी या नहीं। लेकिन कानाटा ने क्लियरली देखा कि उसके अफेक्शन बार में हल्की सी राइज आ गई थी, जो उसकी अनसर्टेनिटी को झूठा साबित कर रही थी।
ये देखकर कानाटा ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। डिनर की तैयारी के दौरान कानाटा टोयोटोमी को देख रहा था, जो पूरी तरह कुकिंग में फोकस्ड थी। उसे पहली बार उसकी डिस्टिंक्टली फेमिनिन साइड दिखी। तभी टोयोटोमी ने उसके थॉट्स इंटरप्ट करते हुए कहा कि स्टेरिंग करना बंद करो और लिविंग रूम में जाकर वेट करो, क्योंकि उसे ये डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक परफेक्टली प्रिपेयर्ड प्लेट ऑफ करी रखी गई। कनाटा ने इंतुजियाज्म से पहला बाइट लिया और तुरंत ही अमेज्ड हो गया। उसने टोयोटोमी की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी कुकिंग स्किल्स इम्प्रेसिव हैं। टोयोटोमी ने बताया कि वो अक्सर हाउस होल्ड चोर संभालती है क्योंकि उनके पेरेंट्स देर से घर आते हैं। ये सुनकर कानाटा और भी सरप्राइज्ड हुआ। वो पहले ही उसकी कुकिंग से इम्प्रेस था। अब उसे पता चला कि वो डोमेस्टिक टास्क्स में भी स्किल्ड है। कनाटा ने कमेंट किया कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरली टैलेंटेड है, जिससे टोयोटोमी फ्लस्टर्ड हो गई और इंसिस्ट करने लगी कि वो एग्जैजरेट कर रहा है। इस बीच मशीरो खुशी खुशी अपना मील खा रही थी और पूरा मेस बना दिया था। तब टोयोटोमी ने धीरे से अपनी छोटी बहन का मुंह पोंछा, जिससे उसका टेंडर साइड सामने आया। कनाटा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डिनर उसकी टोयोटामी के बारे में पहली इंप्रेशन को बदल देगा। जो गर्ल उसे पहले थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगी थी, असल में बहुत वार्म और केयरिंग निकली। उसे एहसास हुआ कि ये बात सच है, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। रात धीरे धीरे गहराती गई और कनाटा ने सोचा कि अब घर जाने का टाइम है। उसने टोयोटामी को एक बार फिर इतने अच्छे मील के लिए थैंक्स कहा और जाने की तैयारी की। तभी उसने देखा कि मशीरो उसकी गोद में गहरी नींद सो रही थी। उसकी नजर अचानक मशीरो की हैप्पीनेस बार पर गई, जो पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। ये देखकर कनाटा का दिल पिघल गया और उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऊपर देखा तो टोयोटोमी उसे ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अफेक्शनेट एक्सप्रेशन था। तभी कनाटा को महसूस हुआ कि उसकी अपनी हैप्पीनेस बार भी काफी बढ़ चुकी है। हालांकि टोयोटोमी की नजरों और अपनी रिएक्शन से वो थोड़ा पजल्ड था। उसने इसे टोयोटोमी और उसकी छोटी बहन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जोड़ दिया और सोचा थोड़ी देर और रुक जाऊं। बाद में जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो कनाटा ने फिर से टोयोटोमी को मील के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। टोयोटोमी कुछ नहीं बोली, बस उसकी कॉम्प्लीमेंट से एम्बैरेस्ड हो गई। तभी मशीरो दौड़कर आई और उसे कसकर हग कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि वो फिर से आए। ये देखकर टोयोटोमी ने भी झिझकते हुए कहा कि उसे दोबारा विजिट करना चाहिए। हालांकि ये कहते ही वो खुद फ्लस्टर्ड हो गई और तुरंत जस्टिफाई करने लगी कि उसकी बहन को कनाटा बहुत पसंद है। अलविदा कहते हुए उसने याद दिलाया कि अगले दिन स्कूल में मिलेंगे। कनाटा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन मशीरो अब भी उसे छोड़ने को रेडी नहीं थी। इसी बीच चीटो अपने घर जल्दी पहुंचने की जल्दी में टोयोटोमी के घर के सामने से गुजरी और उसने देखा कि कनाटा वहां खड़ा है, टोयोटोमी को देखकर मुस्कुरा रहा है और टोयोटोमी शर्माकर फ्लस्टर्ड रिएक्शन दे रही है। ये देख चीटो पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसके दिमाग में तुरंत सवाल आया, क्या ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का गुड बाय सीन है? ये सोचकर उसने अपने हाथ में पकड़ा पोस्टर कसकर पकड़ लिया। हालांकि कनाटा ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी चीटो की अफेक्शन बार अचानक बढ़ने लगी, जिसमें एक अजीब सा लिक्विड भर रहा था, जो उसकी ओवरफ्लोइंग इमोशंस को दिखा रहा था। दिल की गहराइयों से चीटो ने टोयोटोमी को थीविंग कैट कहकर कोसा। उसके मन में एंडलेस थॉट्स और अनईजी फीलिंग्स घूमने लगी। क्या वो लोग इतने क्लोज हैं कि एक दूसरे से मिलने घर आते हैं? ये अनसर्टेनिटी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और उसका माइंड डाउट्स और असम्पशंस के स्टॉर्म में डूबने लगा। लेकिन उसके ट्रबल्ड थॉट्स को अचानक किसी एनर्जेटिक वॉइस ने तोड़ दिया। वो था कनाता, जो क्लासरूम में अपनी यूजुअल वार्म स्माइल के साथ एंटर हुआ, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर लाइट और फ्रेंडली हो गया। उसे देखते ही चिटो फौरन अपनी सीट से उठी और उसके पास जाकर ग्रीट करने लगी, क्योंकि अब वो उससे पूछना चाहती थी कि उसने कल रात जो देखा था वो असल में क्या था। पिछले दिन जब चीटो ने फाइनली हिम्मत जुटाई कनाटा से बात करने की,
तभी टोयोटोमी एक सीरीन स्माइल के साथ सामने आ गई। उसने कनाटा को बड़े अफेक्शनेट तरीके से ग्रीट किया और उसके नाम के साथ एक प्यारा ऑनोरिफिक जोड़ा। ये सुनकर चीटो का दिल कस गया। वो नजरें नहीं हटा पाई। टोयोटोमी का कनाटा को इतने वार्म तरीके से फर्स्ट नेम से बुलाना चीटो के दिमाग में गूंजता रहा, जिससे उसकी डाउट्स और भी इंटेंस हो गईं। दिन भर उसके दिल में एक अनईजी फीलिंग बनी रही, जिससे वो काफी डिस्टर्ब्ड हो गई। आखिरकार कांपती आवाज में उसने कनाटा से पूछ ही लिया कि उसका और टोयोटोमी का रिलेशनशिप क्या है। कनाटा ने चीयरफुल अंदाज में जवाब दिया कि वे लोग हाल ही में फ्रेंड्स बने हैं। ये सुनकर चीटो को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका माइंड तुरंत भटकने लगा। कहीं ये फ्रेंडशिप से ज्यादा तो नहीं? इन थॉट से ओवरवेल्म्ड होकर वो ब्रेक डाउन के करीब पहुंच गई। कनाटा ने उसकी परेशानी भरी एक्सप्रेशन देखकर सॉफ्टली पूछा कि वो ठीक है या नहीं। उसी वक्त एक और क्लासमेट दूर से ये सब देख रही थी। कनाटा और चीटो की क्लोजनेस देखकर उसके दिल में जेलसी की हल्की चुभन उठी। वो चाहती थी कि कनाटा से बात करे, उससे कनेक्ट हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक से शुरुआत करे। तभी उसकी यादों में वो मोमेंट ताजा हो गया जब कनाटा ने उसके बालों को हल्के से टच किया था। वो सीन उसके दिमाग में बार बार रिप्ले होता रहा और दिन भर उसकी नजरें कनाटा से हट ही नहीं सकीं। एक मौका पाकर उसने कनाटा से उसके खूबसूरत पेन के बारे में पूछ लिया। कनाटा ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो उसे उसके छोटे डॉग मायो की याद दिलाता है, इसलिए उसने वो खरीदा। मसासा ये सुनकर एक्साइटेड हो गई और प्राउडली बोली कि वो खुद भी एक गोल्डन रिट्रीवर का ख्याल रखती है। ये सुनते ही कनाटा का चेहरा खिल उठा। उसने कहा कि उसका डॉग जरूर अडोरेबल होगा और वो उसे मिलने और हग करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहेगा। मसासा जेन्युइन स्माइल के साथ बोली कि वो कभी भी आ सकता है। अगले दिन मसासा अपने डॉग के साथ वॉक पर निकली। मौसम बहुत खूबसूरत था। खुश होकर वो गुनगुनाती रही और सोचती रही कि कनाटा से कल की बातचीत ने उसके दिल को कितनी खुशी दी थी। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद उसे फिर से कनाटा अचानक मिल जाए, लेकिन उसने तुरंत इसे विशफुल थिंकिंग कहकर टाल दिया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कनाटा भी अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था। एक फ्रेंडली स्माइल के साथ उसने कहा, क्या कोइंसिडेंस है? मसासा बाहर से काम दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसका दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। उसे लगा ये मीटिंग तो प्योर फेट है। तभी उसकी अफेक्शन मीटर अचानक काफी बढ़ गई। उसने गर्व से अपने डॉग को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि उसका नाम चॉकलेट है। कनाटा ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या उसने खुद नाम रखा है। मसासा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और साथ ही पूछ बैठी कि उसने कैसे गेस किया। कनाटा ने प्लेफुल स्माइल के साथ जवाब दिया कि नाम सिंपल और स्वीट है, एग्जैक्टली तुम्हारी पर्सनैलिटी की तरह। यह सुनकर मसासा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत नजरें फेर लीं ताकि अपनी एम्बैरेसमेंट छुपा सके। उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहा था, वो इतनी नेचुरली ऐसी बातें कैसे कह देता है? क्या वो सबके साथ ऐसे ही बात करता है? उसकी इमेजिनेशन अनकंट्रोलेबली भागने लगी, जैसे कल रात पड़ी हुई मंगा की स्टोरी, जिसमें दो डॉग ओनर्स पहले फ्रेंड्स बने और फिर धीरे धीरे रोमांस में बदल गए। उधर पीछे कनाटा थोड़ा पजल्ड था। उसका अफेक्शन मीटर तेजी से बढ़ रहा था, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये रैपिड इंक्रीज उसे चिंतित कर रहा था। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका दिल तो चीटों के लिए है और उसे सावधान रहना होगा। आखिरी चीज जो वो चाहता था वो थी मसासा के साथ किसी तरह की क्लोजनेस जो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे। इस सोच के साथ उसने तय किया कि वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा। कनाटा ने कैजुअली मसासा से पूछा कि क्या वो उसके डॉग के साथ खेल सकता है। मसासा ने हाँ कहा और हमारा प्रोटेगनिस्ट डॉग के साथ दौड़ने लगा। अचानक वो जानबूझकर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा ताकि मसासा उसे देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाए। प्लान काम कर गया। मसासा का अफेक्शन मीटर नीचे गिर गया। वो अंदर से थोड़ी शैटर्ड थी, क्योंकि उसका ड्रामेटिक बिहेवियर उन हीरोइक फिगर से बिल्कुल मैच नहीं करता था
जिन्हें वो अपनी मंगा में एडमायर करती थी। कनाटा ने देखा और कामली डिड्यूस किया कि मसासा काफी इमोशनल है और उसकी अफेक्शन लेवल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद मसासा ने उसे दोबारा डॉग के साथ खेलने इनवाइट किया। कनाटा दौड़ पड़ा और इसी बीच मसासा ठोकर खाकर गिरने लगी। कनाटा ने तुरंत उसे पकड़ लिया और सॉफ्टली पूछा कि वो ठीक है या नहीं। मसासा ने एम्बेरेस्ड होकर कहा कि वो फाइन है, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। कनाटा ने ध्यान दिया कि वो ब्लश कर रही है और हकलाते हुए जवाब दे रही है। उसने मजाक में कहा कि फिर से गिरोगी तो मेरा हाथ पकड़ लो। और उसी पल कनाटा ने देखा कि मसासा का अफेक्शन मीटर अचानक 100% पर पहुंच गया। कनाटा शॉक्ड रह गया। उसे लगा चीजें पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। उसने सिचुएशन रिवर्स करने के लिए मसासा की रिएक्शन को इग्नोर किया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। मसासा ने उसके बिहेवियर को शाइनेस समझ लिया और भी ज्यादा उस पर फिदा हो गई। तभी अचानक 1 सेकंड मीटर भी अपीयर हो गया, जो पहले से ही आधा भर चुका था। ये देखकर कनाटा पैनिक हो गया और फ्रस्ट्रेट होकर सोचा कि उसे समझ ही नहीं आता गर्ल्स के अफेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसी बीच दूसरी तरफ चीटो दौड़ रही थी, लेकिन थक कर रेलिंग के पास रुक गई और पानी पीने लगी। तभी उसकी नजर एक शॉकिंग सीन पर पड़ी। मसासा कनाटा के ऊपर लेटी हुई थी, जैसे किसी एम्ब्रेस में। हैरान चीटो तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गई और क्यूरियोसिटी से देखने लगी। क्या कनाटा और मसासा के बीच सच में कुछ चल रहा है? वो दोनों ग्रास पर लेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, और ये देखकर चीटो और ज्यादा कंफ्यूज्ड और परेशान हो गई। कनाटा बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वो हर लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता हो, और मसासा का एक्सप्रेशन भी ऐसा ही सजेस्ट कर रहा था। लेकिन असली मुश्किल में तो चीटो थी, जो इस पूरे सीन में इन्वॉल्व्ड भी नहीं थी, फिर भी गुस्से से भर चुकी थी। उसने मन ही मन कनाटा को स्मूथ टॉकर कहते हुए कोसा। कनाटा को अचानक एक ऑमिनस प्रेजेंस महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और किसी को पेड़ के पीछे छुपते हुए पकड़ लिया। करीब से देखा तो वो चीटो थी, और कनाटा उसके इरिटेटेड चेहरे को देखकर हैरान रह गया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने चीटो के बगल में एक अजीब मीटर होवरिंग करते देखा, जिस पर एक आकुमा यानी डीमन का चेहरा था। कनाटा पूरी तरह बफफल्ड था कि आखिर इन अजीब अफेक्शन मीटर्स का सच क्या है। उस रात घर पहुंचकर चीटो काफी उदास थी। उसे पता था कि वो ऐसे ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो कोई ना कोई जरूर कनाटा को उससे छीन लेगा। उसी दौरान जब वो एक डेटिंग मैगजीन पलट रही थी, उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ी। उसमें लिखा था कि अगर किसी को अपने करीब लाना हो तो कभी कभी उसे इग्नोर करना चाहिए, ताकि वो खुद तुम्हारा ध्यान पाने के लिए बेचैन हो जाए। इस आइडिया से इंस्पायर्ड होकर चीटो ने ये टेक्निक आजमाने का फैसला किया। अगले दिन कनाटा सड़क पर चलते हुए अब तक की सारी घटनाओं के बारे में सोच रहा था। उसे अब भी चीटो का मीटर बहुत अजीब लग रहा था। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसकी नजर तुरंत चीटो पर पड़ी, और उसके मन में सवाल उठा कि आखिर वो उसका दिल कैसे जीत सकता है। क्लास में पहुंचते ही उसने देखा कि सब लोग अपकमिंग स्पोर्ट्स डे इवेंट के बारे में बात कर रहे थे। चीटो के अजीब मीटर से परेशान होने के बावजूद कनाटा ने ठान लिया कि इस बार वो खुद कुछ करेगा। बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान कनाटा ने देखा कि कई लड़कियां साइडलाइन से उसे देख रही थीं, जिनमें चीटो भी थी। उसे इम्प्रेस करने के लिए कनाटा ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। जैसे ही उसे पास मिला, वो बिजली की तरह कोर्ट में दौड़ा और एक शानदार जंप के साथ पॉइंट स्कोर कर दिया। क्लासमेट्स ने तालियां बजाईं, लेकिन कनाटा की नजर सिर्फ चीटो पर थी। पर उसकी हैरानी की बात थी, चीटो का चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था। उसने जरा भी इमोशन नहीं दिखाया, लेकिन उसका मीटर अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। कनाटा को यह नहीं पता था कि चीटो असल में मैगजीन की सलाह फॉलो कर रही थी। अगर डायरेक्ट तरीका काम ना करे तो इग्नोर करो। लेकिन चीटो के उलट मसासा और तोयोटोमी सुरी कनाटा की परफॉर्मेंस से पूरी तरह प्रभावित थीं। उनके अफेक्शन मीटर्स बढ़ गए, यानी कनाटा का प्लान फिर से उल्टा पड़ गया। थककर कनाटा जमीन पर गिर पड़ा
और मन ही मन सोचने लगा, क्यों हमेशा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है मेरे साथ। क्लास खत्म होने के बाद कनाटा ने कैजुअली अपना सामान पैक किया और घर जाने की तैयारी की। दूर से उसने चीटो को देखा, जो कुछ सोच में डूबी हुई थी। कनाता खुद में उलझा हुआ था कि क्या उसे जाकर चीटो से बात करनी चाहिए और साथ चलने को कहना चाहिए, या फिर इस मौके को जाने देना चाहिए। रिजेक्शन के डर से वो हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछा कि क्या वो साथ घर चलना चाहती है। चिटो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से हाथ उठाया और सब्टल इशारे में हाँ कर दी, एक शांत अप्रूवल, जैसे उसने उसकी इनविटेशन स्वीकार कर ली हो। कुछ देर बाद दोनों सड़क पर चुपचाप चल रहे थे। कनाटा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि रास्ते में एक जगह है जहां वो रुकना चाहता है। चिटो ने यूजुअल काम और पैसिव टोन में बस सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में दोनों एक कैफे में पहुंच गए। कनाटा विजिबली एक्साइटेड था। उसने बड़े उत्साह से ड्रिंक की तारीफ की। वाह, ये तो सरप्राइजिंगली डिलीशियस है। लेकिन चीटो बस धीरे धीरे अपनी ड्रिंक साइप कर रही थी, चेहरे पर एक सीरीन एक्सप्रेशन, जैसे उसका मन कहीं और खो गया हो। वो डिस्टेंट लग रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। कनाटा मीनवाइल अपने ही विचारों में खोया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे, क्या कहे, कैसे माहौल हल्का करे। उसके दिमाग में टॉपिक्स घूमते रहे, लेकिन शब्द जुबान तक नहीं पहुंचे। कैफे की शांत हवा में दोनों बैठे थे। एक डिस्टेंस, एक टेंशन और कुछ अनसेड इमोशंस जो दोनों महसूस कर रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे। वो अब खुद से ही सवाल करने लगा था कि क्या उसे अब पूरी तरह हार मान लेनी चाहिए या फिर कोशिश जारी रखनी चाहिए, खासकर जब उनके बीच की खामोशी और भी भारी होती जा रही थी। लेकिन कनाता को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चीतों की उस ठंडी और शांत एक्सप्रेशन के पीछे कुछ बहुत ज्यादा इंटेंस चल रहा था। बाहर से वो काम दिख रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके लिए ये सिंपल साथ बिताया हुआ वक्त किसी स्पेशल ड्रीम से कम नहीं था। अगले दिन स्कूल में कनाता ने ठान लिया कि वो पिछली ऑकवर्डनेस को दोहराएगा नहीं। इस बार वो कॉन्फिडेंट था कि उसका प्लान जरूर काम करेगा। उसने सोचा कि वो अपनी कुकिंग स्किल्स से चीतों का दिल जीत लेगा। जैसे ही लंच का वक्त आया, कनाता मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा, हाथ में दो खूबसूरती से तैयार किए गए बेंटो बॉक्सेस लेकर। उसने पूरे दिल से उसे लंच शेयर करने का ऑफर दिया। चीतों ने पहले तो मना करने का सोचा, क्योंकि उसे लगा यही लॉजिकल होगा। लेकिन तभी उसके मन के किसी कोने से एक मीठी सी आवाज आई, ये मौका बार बार नहीं आएगा। मगर उसकी मिस्चिवस साइड ने तुरंत टोक दिया, उसे याद दिलाते हुए कि उसे अपने कोल्ड और इंडिफरेंट एक्ट पर कायम रहना है। उसके अंदर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। एंजल उसकी रोमांटिक फीलिंग्स को जगाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं डेविल पूरी ताकत से उसे रोक रहा था, जैसे कोई एस्ट्रिस्क गनर गैटलिंग मोड में चला गया हो। आखिरकार एंजल पूरी तरह हार गया और चीतो ने कनाता का इनविटेशन स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद स्कूल की रूफटॉप पर दोनों साथ में लंच कर रहे थे। कनाता बहुत खुश था। उसे यकीन था कि इस बार सब कुछ परफेक्ट हुआ है। लेकिन जब उसने चीतो की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस रहने वाली चीतो इस बार हल्के से ब्लश कर रही थी। ये देखकर कनाता थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसे नहीं पता था कि अंदर से चीतो तो एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट फटने वाली थी। खाना इतना स्वादिष्ट था कि हर बाइट के साथ उसे लग रहा था जैसे उसके गाल पिघल रहे हों। मगर कनाता ने उसकी सटल ट्रेमर्स को गलत समझ लिया। उसे लगा शायद खाना उसके पेट के लिए हैवी पड़ गया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसके लिए फाइनल स्ट्रॉ बन गई। उसने सोचना शुरू किया कि शायद अब उसे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आया, बचपन से ही वो उसके साथ घुलना मिलना चाहता था। इसी सोच के साथ कनाता ने हिम्मत जुटाई और पूछा, चीतो, क्या तुम अगला संडे मेरे साथ बाहर चलोगी? चीतो बाहर से काम थी, लेकिन अंदर मानो फायरवर्क्स फूट पड़े थे। उसका प्लान काम कर गया था और वो एक्सेप्ट करने ही वाली थी कि तभी रूफटॉप का दरवाजा खुला। टॉयोटॉमी अंदर आई, मुस्कुराते हुए दोनों को ग्रीट किया और बिना हिचकिचाए
कनाता के बगल में बैठ गई। चीतू के चेहरे पर हल्की बेचैनी झलकने लगी, खासकर जब उसने देखा कि टॉयोटॉमी कितनी एफर्टलेसली उसके पास बैठ गई। कनाता ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो टॉयोटॉमी ने कैजुअली जवाब दिया कि जब भी वो शांत जगह चाहती है लंच करने के लिए तो रूफटॉप पर आ जाती है। फिर उसने एक काम टोन में कहा, वैसे मेरी छोटी बहन पूछ रही थी कि कनाता कब फिर से मिलने आएगा। ये सुनकर कनाता की आंखें चमक उठी और उसने खुश होकर कहा कि वो भी उनसे मिलने का इंतजार कर रहा है। टॉयोटॉमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब भी उसका अगला फ्री डे हो वो जरूर आ जाए ताकि सब मिलकर फन कर सके। कनाता उस बात से खुश होकर मुस्कुरा उठा और कहा कि उसे उनके घर का खाना तो सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर टॉयोटॉमी हल्का सा शर्माई, लेकिन तभी कनाता को याद आया कि वो असल में यहां क्यों आया था, चीतो को बाहर जाने का इनविटेशन देने। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा, पाया कि चीतो नाराज होकर मुंह फुलाए बैठी थी। उसी वक्त उसके अफेक्शन मीटर के अंदर बैठा वो डेमोनिक एंटिटी कनाता को घूरने लगा। उसकी आंखों से मानो शुद्ध दुश्मनी और मार डालने वाली ऑरा निकल रही थी। डर के मारे कनाता ने जल्दी से माफी मांग ली, लेकिन चीतो ने दुखी एक्सप्रेशन के साथ उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल वो गुस्से से भरा मीटर बार अचानक पलटवार करता है और कनाता के सिर पर ऐसा जोरदार हेडबट मारता है कि वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर दोनों लड़कियां घबरा गईं और दौड़कर उसके पास आईं। कनाता धीरे धीरे उठा और टॉयोटॉमी की तरफ एक असामान्य सी नरम मुस्कान के साथ देखकर बोला, मैं अगले फ्री डे पर नहीं आ पाऊंगा, पहले से प्लान बना चुका हूं। टॉयोटॉमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर चिंतित होकर बोली, ओह कनाता, तुम्हारी नाक से कुछ बह रहा है। कुछ समय बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्साइटमेंट में उठ बैठा। अगले दिन उसका लंबे समय से इंतजार किया हुआ फ्री डे था। वो पूरी तरह डिटर्मिन्ड था। आज वो चीतों को अपने प्यार में गिरा ही देगा और उस परेशान करने वाले डीमन मीटर का भी सामना करेगा। समय धीरे धीरे बीता और आखिर वो दिन आ ही गया। उत्साह सिर्फ कनाता में नहीं था। इस बार चीतो भी अपनी एक्सप्रेशंस छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। कनाता उसकी आउटफिट देखकर दंग रह गया। वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर उसकी नजर जल्दी ही उस मिस्चिवस अफेक्शन मीटर के चेहरे पर जा टिकी, जो अब भी शरारत से मुस्कुरा रहा था। दोनों साथ चल रहे थे और कनाता के मन में एक ही बात घूम रही थी, ये आउटिंग तो किसी डेट जैसी लग रही है, काश मैं उसका हाथ पकड़ पाता। लेकिन वो हिचकिचा गया, डरते हुए कि कहीं उसे ये बात बुरी न लगे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उसका हाथ थाम लिया। उस पल दोनों थोड़ा चौंक गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद चीतो हल्के से मुस्कुरा दी। चीतो खुद कनाता की एंथुजियाज्म देखकर थोड़ी हैरान थी। अब वो खुद इनिशिएटिव लेने लगा था। कुछ देर बाद वो खुश होकर सील्स को देख रही थी। वो हमेशा से उन्हें अडोरेबल मानती थी। कनाता को याद आया कि बचपन में चीतो हर जगह अपने साथ एक स्टफ्ड सील लेकर जाती थी। उस पल के बाद दोनों जू में घूमते रहे, अलग अलग जानवरों और मछलियों को देखकर एडमायर करते रहे। कनाता ने देखा कि चीतो सच में खुश थी। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उसे वो बेहद प्यारी लगी। उसी दौरान कनाता अपने ख्यालों में खो गया, सोचने लगा कि काश वो किसी रोमांटिक लीड की तरह कैजुअली अपना हाथ उसके कंधे पर रख पाता। चीतो ने उसकी डिस्ट्रैक्शन नोटिस की और पूछा, क्या सोच रहे हो? वो तुरंत घबरा गया और बोला, "क- कुछ नहीं। उसी पल उसे एहसास हुआ, मैं कोई हीरो नहीं हूं, बस एक डरपोक लड़का हूं। चीतो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह वाकई बहुत अच्छी लग रही है, कितनी पीसफुल है, और मुझे सील्स तो बहुत पसंद है। कनाता ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, और उनका वो राउंड फ्लफी शेप कितना क्यूट लगता है। वो इतना एक्साइटेड होकर बोल रहा था कि जेस्चर्स में उसके हाथ हिलने लगे और तभी अचानक वो सामने से आती एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की साफ तौर पर इरिटेटेड थी। उसने कनाता की तरफ गुस्से से देखा और तड़क कर बोली, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। उसने उसे जवाब देने का कोई मौका ही नहीं दिया।
बस उसी वक्त डांटना शुरू कर दिया। थोड़ा केयरफुल रहो, दिखता नहीं क्या? उसकी हॉस्टाइल एटीट्यूड और बढ़ गई। वो कनाता के और करीब आ गई, जिससे कनाता और भी ज्यादा नर्वस हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो इतनी करीब क्यों आ गई है। उसी पल चीतो, जो ये सब देख रही थी, गुस्से से आगे बढ़ी और बीच में आकर उस लड़की से कहा, पीछे हटो। मगर वो लड़की पीछे हटने की बजाय और ज्यादा चिढ़ गई। उसकी अग्रेशन बढ़ गई और एक झटके में उसने चीतो की शर्ट पकड़ ली। तभी उसकी दोस्त भी आगे बढ़ी। अब दोनों लड़कियां आमने सामने थीं और माहौल किसी भी वक्त फटने वाला था। कनाता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो घबराते हुए बीच में आया और कांपती आवाज में बोला, प्लीज बस करो, लड़ना बंद करो। चीतो पीछे खड़ी थी और कनाता को इस तरह ट्रेम्बलिंग हैंड्स के साथ उसे प्रोटेक्ट करते देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे ये सब अनएक्सपेक्टेडली अडोरेबल लगा, जैसे कोई छोटा सा हीरो अपनी पूरी हिम्मत से उसकी रक्षा कर रहा हो। तभी अचानक उन लड़कियों में से एक ने कनाता के कंधे पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर टीजिंग स्माइल थी। उसने कहा, तुम इतने बुरे भी नहीं लगते पता है। फिर थोड़ा प्लेफुल अंदाज में बोली, मुझे तो तुम थोड़े क्यूट भी लग रहे हो। और फिर स्मर्क करते हुए पूछा, क्यों, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करोगे? हीरो बनने का शौक है क्या? कनाता उसके वर्ड सुनकर विजिबली फ्लस्टर्ड हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। ये देखकर वो लड़की मॉकिंगली हंस पड़ी और बोली, जजिंग बाय दैट एक्सप्रेशन, तुम तो डेफिनेटली वर्जिन लगते हो। उसकी दोस्त ने उसे अजीब नजरों से देखा और धीरे से बोली, तुम्हारा टेस्ट भी बड़ा क्वेश्चनेबल है। इतने में चीतो का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसकी नजरों में अब सॉफ्टनेस की जगह ठंडा गुस्सा था। उसने उन दोनों की तरफ मुड़कर कहा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बातें जानती हूं। और फिर सीधे उस ब्लॉन्ड लड़की की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी सिंगिंग इतनी खराब है कि तुम्हारी रास्पी वॉइस सुनकर पूरा नेबरहुड परेशान हो जाता है। ये सुनकर लड़की वहीं फ्रीज हो गई। फिर चीतो ने दूसरी लड़की की तरफ देखा और बिना रुके बोली, और तुमने अपने क्लब के एक सेनपाई को कन्फेस किया था ना? वो थोड़ा मोटा था और उसने तुम्हें साफ कह दिया था कि यू आर नॉट माई टाइप। ये सुनते ही दोनों लड़कियां शॉक में रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चीतो को इतनी एम्बैरेसिंग बातें पता कैसे चली। दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हुए बड़बड़ाई, ये लड़की तो सच में स्कैरी है। कनाता सब कुछ देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अब भी क्या हुआ। कुछ पल बाद उसने मुस्कुराकर चीतो से कहा, थैंक्स मेरे लिए खड़ी होने के लिए। चीतो ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुमने भी मेरी रक्षा की और तुम अमेजिंग थे। उसी वक्त लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, नेक्स्ट अप, द डॉल्फिन शो इज अबाउट टू बिगिन। दोनों एकदम एक्साइटेड हो गए और जल्दी जल्दी वेन्यू की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही देखा कि पूरा एरिया ऑलरेडी भरा हुआ था, लेकिन किसी तरह वो दोनों फ्रंट रो में जगह बना पाए। तभी वहां के एक डॉल्फिन ने मजाक में दूसरे डॉल्फिन से पूछा, हे, क्या ये दोनों कपल हैं क्या? डॉल्फिन शो के दौरान लीडर डॉल्फिन ने दोनों को देखते हुए थोड़ा शक्की अंदाज में कहा, आई डोंट नो इफ देयर अ कपल, बट मैं अपने शो के बीच किसी को फ्लर्ट नहीं करने दूंगा। उसकी आंखों में एक मिस्चिवस चमक थी। उसने बाकी डॉल्फिन्स को इशारा किया और अगले ही पल सबने एक साथ पानी का जोरदार छींटा मारा, जो सीधे कनाता और चीतों पर पड़ा। दोनों पूरी तरह भीग गए, जबकि डॉल्फिन्स हंसते हुए बोलने लगे, अब बताओ, भीगे हुए भी फ्लर्टिंग करोगे क्या? लेकिन कनाता तो प्रिपेयर्ड था। बिना झिझक उसने अपने बैकपैक से कई टॉवल्स और एक एक्स्ट्रा कपड़ों का सेट निकाला। उसने हंसते हुए समझाया, मुझे अंदाजा था कि कुछ ऐसा होगा, इसीलिए सब पहले से लेकर आया हूं। यह सुनकर चीतों को समझ आया कि वो इतना बड़ा बैग क्यों लेकर घूम रहा था। मगर फिर उसे एहसास हुआ, इसका मतलब तो यह है कि अब उसे कनाता की टी शर्ट पहननी पड़ेगी। दोनों अपने अपने चेंजिंग रूम्स में चले गए। कुछ मिनटों बाद चीतो वापस लौटी। बाल अभी भी थोड़े गीले थे। कनाता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गई, लगा देर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा,
उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। वो उसकी टी शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। और जब उसने मुस्कुराकर थैंक्स कहा फॉर द टावल एंड क्लोथ्स, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चीतू के लिए भी ये पल कुछ अलग था। अंदर ही अंदर वो खुश थी, ऑलमोस्ट मेल्टिंग विद जॉय, क्योंकि वो उसकी टी शर्ट पहने हुई थी। दोनों ने जब अपने फोन देखे तो पाया कि वक्त कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। दिन बहुत अच्छा बीता था। जाने से ठीक पहले कनाता ने कहा, रुको जरा, मुझे कुछ करना है। वो थोड़ी देर के लिए गायब हुआ और फिर लौटकर बोला, सॉरी, थोड़ा वक्त लग गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अपना हाथ दो। चीतो ने बिना सोचे अपना हाथ बढ़ा दिया। तभी कनाता ने उसकी हथेली में एक छोटा सा चाम रखा, एक प्यारे सील के आकार का। उसने मुस्कुराकर बताया कि उसने अपने लिए भी वही चाम खरीदा है, ताकि उनके मैचिंग एक्सेसरीज हों। चीतो उस छोटे से जेस्चर से गहराई से प्रभावित हुई। उसकी आंखों में जेन्युइन खुशी थी। उसने दिल से कहा, थैंक यू कनाता। उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। वो डिमोनिक अफेक्शन मीटर, जो इतने समय से उसके पास था, अचानक जोर से कांपने लगा और फिर बाढ़ से अलग होकर हवा में तैरने लगा। उसका चेहरा अब गुस्से से भरा नहीं था, बल्कि शांत लग रहा था, जैसे किसी ने उसे एक्सरसाइज कर दिया हो। कनाता ने हैरानी से देखा, समझ नहीं पा रहा था कि ये अच्छा है या बुरा, क्योंकि अब भी उसे नहीं पता था कि वो चीज असल में थी क्या। चीतो ने मुस्कुराकर कहा कि वो उस चाम और टी शर्ट दोनों का ख्याल रखेगी। कनाता थोड़ा चौंका, क्योंकि उसका इरादा तो सिर्फ कपड़े उधार देने का था, लेकिन उसकी खुशी देखकर उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद दोनों घर लौटे और अगले सुबह जब स्कूल की तरफ जा रहे थे, चीतो ने पूरे उत्साह से कनाता को ग्रीट किया। कनाता ने भी हंसते हुए जवाब दिया। भले ही अफेक्शन मीटर अभी भी उसके लिए एक रहस्य था, लेकिन अब दोनों के बीच की दूरी सच में कम हो चुकी थी। दूर से एक लड़की उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वो कौन थी? और उसके उस जिज्ञासु एक्सप्रेशन के पीछे आखिर क्या छिपा था? ये सवाल अब कहानी का नया रहस्य बन गया था। पार्क में दो लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उससे जबरदस्ती पूछ रहे थे कि क्या उसे कोई पर्टिकुलर लड़का पसंद है या नहीं। लड़की रोते हुए बस अपना टेडी बियर वापस मांग रही थी। तभी अचानक एक तेज चिल्लाहट सुनाई दी। किसी ने उन लड़कों को डांटते हुए कहा कि लड़की को छोड़ दो। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरे साहस के साथ आगे बढ़ा और उन्हें शर्म करने की नसीहत देने लगा कि एक लड़की को परेशान करना कितना गलत है। लेकिन उसकी हीरोइक स्पीच पूरी होने से पहले ही एक मुक्का सीधे उसके चेहरे पर आ गिरा। अपनी धुंधली नजर को संभालते हुए उसने देखा कि वो लड़के आखिरकार बियर वापस लड़की को दे देते हैं। लड़की उसकी तरफ आई और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने भी मुस्कुराकर कहा कि हाँ, सब ठीक है, और यमचा स्टाइल में सिर रगड़ते हुए बोला कि उसे आदत है। लड़की शर्माकर उसे धन्यवाद कहती है। अगली सुबह हमारा प्रोटैगनिस्ट उठते ही कल रात वाली एक्वेरियम डेट को याद करने लगा। वो सो ही नहीं पाया था। वो अपने बचपन की यादों में खो गया, जहां वो एक लड़की के साथ खेला करता था, जो अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। उसे ये भी याद नहीं था कि उसका नाम क्या था। बस मन ही मन उसने दुआ की कि वो जहां भी हो, ठीक हो। तभी उसकी टीचर ने नई स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस किया। क्लास में एक लड़की दाखिल हुई। सब फुसफुसाने लगे कि वो कितनी खूबसूरत है, लगता है शायद कोई आइडल होगी। कन्नाटा भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्यों वो उसे वेगली फेमिलियर लग रही थी। लड़की ने अपना नाम बताया, हादाका नीनो, लेकिन कहा कि सब उसे बस नीनो कहें। उसने बताया कि वो 10 साल इटली में रही है। टीचर ने उसे कनाता के पास वाली सीट चुनने को कहा। कनाता थोड़ा नर्वस हो गया, मगर फिर भी जेंटल आवाज में बोला कि अगर उसे कभी भी किसी चीज में मदद चाहिए हो तो वो यहां है। नीनो मुस्कुराई और कहा, देन आई विल काउंट ऑन यू कन्नता। उसने रिक्वेस्ट की कि वो भी उसे बस नीनो कहे। अब माहौल थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका था। कन्नता ने जब ध्यान से उसे देखा तो उसे एक अजीब बात महसूस हुई। नीनो के ऊपर कोई अफेक्शन मीटर नहीं था,
जो बाकी लड़कियों के ऊपर दिखता था। वो सोच में डूब गया कि क्या उसने कोई पैटर्न मिस कर दिया है। नीनो ने उसकी निगाहें नोटिस की और हंसकर पूछा, इज देयर समथिंग ऑन माई फेस? वो घबरा गया और बोला, नो। नीनो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, then it is so। लेकिन कन्नता उसके एक्सप्रेशन में इतना खो गया कि बाकी सब चीजें फीकी लगने लगीं। क्लास खत्म होने के बाद उसे माचान ने साथ में खाने के लिए बुलाया। कनाता ने सोचा कि सब नॉर्मल है और कैफेटेरिया चलने का सजेशन दिया। खाने के दौरान उसने मजाक में नीनो से पूछा कि क्या उसे चॉपस्टिक्स यूज करना आता है और उसकी फ्लुएंट जापानीज पर हैरानी जताई। नीनो हंसकर बोली कि वो 7 साल की उम्र तक जापान में ही रहती थी। कन्नाता ने सिर हिलाया, आ मेक्स सेंस। नीनो ने उसकी बात बीच में ही काट दी और मुस्कुराते हुए बोली कि असल में कनाता ही वो था जो इस जगह बड़ा हुआ था। कनाता ने हंसते हुए कहा कि अगर वो दोनों बचपन में एक दूसरे को जानते होते तो कितना क्रेजी कोइंसिडेंस होता। नीनो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ऑनेस्टली उसे कनाता याद नहीं है। कनाता थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और पूछा कि क्या उसने कुछ और कहा था, तो नीनो ने साफ किया कि वो बस खुद से सोच रही थी। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और कनाता चुप हो गया। फिर अचानक नीनो ने कहा, चलो नंबर एक्सचेंज करते हैं। कनाता ने उत्सुकता से हामी भरी। नंबर सेव करते वक्त कनाता ने उसके प्रोफाइल पिक्चर पर नजर डाली और पूछा कि ये कब का है। नीनो बोली, ये मेरा फेवरेट है बचपन से। कनाता ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो इसमें। और तभी उसे लगा कि शायद उसने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। क्लास खत्म होने के बाद नीनो अपनी क्लासमेट से घिरी हुई थी। सब उससे सवाल कर रहे थे कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद हैं, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है और क्या वो उनका नंबर शेयर करेगी। कन्नाता ये सब दूर से देख रहा था और सोच रहा था कि वो कितनी पॉपुलर है। तभी नीनो ने अचानक उसकी तरफ मुड़कर देखा, जैसे किसी बात से सरप्राइज हो गई हो। कन्नाता समझ नहीं पाया कि उसे इंटरफियर करना चाहिए या नहीं। तभी उसकी फ्रेंड्स ने नीनो से कहा कि वो सब ऑर्केस्ट्रा देखने जा रहे हैं और पूछा कि क्या वो भी चलेगी। लेकिन नीनो ने कन्नाता का हाथ पकड़ लिया और बोली, सॉरी गाइज, मेरे ऑलरेडी प्लान्स हैं उसके साथ। कनाता थोड़ा शॉक हुआ पर मुस्कुरा दिया। बाद में वो सोचने लगा कि शोनेन मंगा में रिटर्निंग कैरेक्टर्स हमेशा कूल और इम्प्रेसिव दिखाए जाते हैं, लेकिन खुद को देखकर उसे लगा कि शायद वो तो बस एक फिलर कैरेक्टर है। वो थोड़ा नर्वस था, नीनो के साथ बाहर जाने के लिए तैयार नहीं महसूस कर रहा था, भले ही उसके साथ माँ चान भी थी। तभी नीनो ने उसकी तरफ देखा और बोली, रेडी? कानाता ने सिर हिलाया, या सॉरी तुम्हें वेट करवाया। नीनो ने भी माफी मांगी कि उसने उससे पूछे बिना ही प्लान बना लिया। कानाता ने हंसकर कहा कि कोई बात नहीं, उसे बुरा नहीं लगा, बस उसे लगा कि बाकी लोग इसे गलत समझ सकते हैं। नीनो उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान और साथ ही टच्ड हुई। उसे अच्छा लगा कि कन्नाता इतना थॉटफुल है। इस बीच उनकी क्लासमेट्स दोनों के क्लोजनेस पर गॉसिप करने लगे। क्लास के बाद नीनो और कन्नाता एक एलिगेंट स्टोर पहुंचे। कन्नाता ने चारों तरफ देखा और कहा, ये जगह तो बहुत क्लासी है, क्या ये जनरल स्टोर है? नीनो ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम्हें टेडी बियर पसंद है? कन्नाटा ने हंसकर कहा, या मुझे बेयर्स तो पसंद हैं और बाकी क्यूट चीजें भी। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, एक्चुअली मुझे ऐसा लाउड में नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा अनमैनली लगता है। नीनो ने तुरंत उसे टोक दिया, क्यूटनेस का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। कनाता ने उसकी बात मानी और मुस्कुराया। नीनो ने कहा कि उसे अपनी पसंद पर प्राउड होना चाहिए। कनाता ने सिंसियरली उसे धन्यवाद दिया और कन्फेस किया कि उसे शिवा मर्चेंडाइज बहुत पसंद है। फिर सीन शिफ्ट हुआ, वो दोनों पार्क पहुंचे। नीनो ने आसमान की तरफ देखा और सॉफ्टली कहा, ये पार्क देखकर पुरानी यादें आ गईं। कन्नता ने पूछा, तुम्हें याद है ये जगह? नीनो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बचपन में मैं यहाँ बहुत खेला करती थी। कन्नाता ने थोड़ा सरप्राइज होकर कहा, सच में?
अचानक कनाता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि उसे माफ करना पड़ेगा क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा है। उसने कहा कि वो बस बाथरूम जाकर आता है और ज्यादा देर नहीं लगेगी। नीनो ने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं और उम्मीद जताई कि वो ठीक हो जाए। कुछ देर बाद कनाता वापस आया और नीनो से माफी मांगी कि उसे इंतजार करना पड़ा। उसने मजाक में कहा कि उसे लगा था पेट दर्द के साथ उसी वक्त उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तभी उसने देखा कि कुछ लड़के नीनो को परेशान कर रहे थे, तो वो आगे बढ़कर बीच में आ गया। उन लड़कों ने कन्नाटा को देखकर तुरंत मान लिया कि शायद वो नीनो का बॉयफ्रेंड है और जल्दी जल्दी माफी मांगते हुए वहां से चले गए। कन्नाटा ने समझाया कि उससे लगा नीनो बुलीड हो रही है, इसीलिए वो हेल्प करने आ गया। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही नीनो ने अचानक उसे कसकर गले लगा लिया और कहा कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। ये सुनकर कन्नाटा पूरी तरह शॉक में फ्रीज हो गया। थोड़ी देर बाद नीनो ने माफी मांगी कि उसने अचानक हक कर लिया और कनाता लाल चेहरा ले बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जाने से पहले नीनो ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है और कन्नाता घबराकर बोला कि वो तो मेंस बाथरूम है। इस पर नीनो ने शांत चेहरे से कहा, शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन मैंने बताया था, मैं एक्चुअली एक बॉय हूं। ये सुनकर कन्नाता की आंखें फैल गईं और अचानक उसके दिमाग में बचपन की वो याद लौट आई जिसमें वो एक बच्चे के साथ खेलता था और उसे समझ आ गया कि नीनो वहीं था। कन्नाता ने धीरे से पूछा, तो वो बच्चा तुम थे? नीनो ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और बोला कि बहुत समय बीत गया है। इसके बाद कहानी एक नए सीन में शिफ्ट होती है जहां टॉय सोकर उठती है और गुड मॉर्निंग की आवाज सुनती है। वो पलटकर देखती है तो कान्नाटा उसकी घर में उसकी छोटी बहन के साथ खेलते हुए मुस्कुराता हुआ बैठा है। टॉय हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया और माफी मांगती है कि वो सो गई थी। कन्नाटा आराम से पानी पीते हुए कहता है कि चिंता मत करो और पूछता है कि क्या वो थक गई है। टॉय पूछती है कि क्या वह अक्सर उसके घर आता है और वह मुस्कुराकर हाँ कह देता है। तभी उसकी बहन मजाक में कहती है कि टॉय को तुरंत कन्नाटा से शादी कर लेनी चाहिए ताकि दोनों साथ रह सकें। यह सुनकर टॉय पानी में घुट जाती है और कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि वह क्या बोल रही है। कन्नाटा हंसकर कहता है कि मशीरो मजाक कर रही है, लेकिन फिर कैजुअली जोड़ता है कि वो दोनों तो ग्रेजुएशन के बाद शादी करने वाले हैं। टॉय और घबरा जाती है और पूछती है कि क्या वह भी मजाक कर रहा है। वह बताती है कि यह आइडिया इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन पॉसिबल नहीं लगता और कहती है कि वे दोनों डेटिंग भी नहीं कर रहे। कन्नाटा हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि ऐसा दिख तो सकता है, लेकिन उसे अपने हाथ में पहनी रिंग देखने को कहता है। टॉय जैसे ही रिंग देखती है, वह शॉक में पड़ जाती है और समझ नहीं पाती क्या हो रहा है। कन्नाटा की आंखें नम हो जाती हैं और वह पूछता है, क्या तुमने वो प्रॉमिस भूल गई? टॉय कहती है कि उसने नहीं भुलाया और कन्नाटा उसे कसकर गले लगा लेता है, आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कि वो ये पल फिर से जी पा रहा है। टोयोटोमी एकदम घबरा कर बोली, ओह नो, और सोचने लगी कि उसे इस बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। वो खुद से सवाल करने लगी कि आखिर कब उसने और कन्नाटा ने शादी कर ली। तभी कन्नाटा ने उसे छोड़ दिया और थोड़ा शर्माते हुए माफी मांगी, बोलते हुए कि यह सिचुएशन थोड़ी एम्बैरेसिंग है। टोयोटोमी भी उस बड़े से वार्म हग से खुद को थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन कनाता के चेहरे पर सीरियसनेस थी। उसने टॉय को याद दिलाया कि उन्हें आज साथ में बाहर जाना था। टॉय कंफ्यूजन में थी और हेजिटेशन के साथ पूछ बैठी कि क्या वो सच में डेट पर जाने वाले थे। उसे चिंता थी कि वह अपनी बहन को अकेला छोड़ देगी, लेकिन मशीरो ने हंसते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक रहेगी और उसके भी अपने प्लान्स हैं। मशीरो ने टॉय को इनकरेज किया कि वह अपनी डेट एंजॉय करे। आखिरकार कन्नाटा ने इंसिस्ट किया और टॉय ने नर्वस होकर सिर हिलाया और दोनों अपनी डेट स्पॉट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में टॉय ने पूछा कि क्या उनकी डेट बीच पर होने वाली है। कन्नाटा की आंखों में थोड़ी चमक और दर्द था। उसने कहा कि कल उसे बीच पर बहुत मजा आया था, तो उसने सोचा
शायद आज भी। टॉय थोड़ी शर्माते हुए बोली कि हाँ, कल सच में बहुत अच्छा लगा था। फिर कनाटा ने कहा कि पहले कपड़े बदल लेते हैं, और टॉय ने हामी भर दी। सीन कट होता है जहां कनाटा मुस्कुराते हुए लाइफ प्रेशर इन्फ्लेट कर रहा है। टॉय जब बदलकर बाहर आई तो उसने माफी मांगी कि उसे टाइम लग गया, लेकिन कन्नाटा उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया। टॉय ने घबराकर पूछा, कुछ गलत है? तब कन्नाटा ने धीमी आवाज में, आंखें थोड़ा हटाकर कहा कि वह उस स्विमसूट में बहुत खूबसूरत लग रही है और उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे। टॉय के गाल लाल हो गए और उसने सॉफ्टली थैंक्स बोला। फिर दोनों पानी में उतर गए। वेव्स, सन, लाफ्टर, और उस पल में टॉय ने सोचा कि अगर ये ड्रीम है तो वो कभी जागना नहीं चाहती। और तभी वो जाग गई। रियल वर्ल्ड में उसकी बहन ब्रेकफास्ट बुला रही थी। स्कूल में क्लासेस नॉर्मल चली, लेकिन हॉलवे में चलते हुए वही उस ड्रीम को याद करती रही और सोचती रही कि क्या कन्नाटा उसके लिए उससे ज्यादा मायने रखता है जितना उसने माना था। उस थॉट पर उसके चीक्स फिर से लाल हो गए। तभी किसी ने पीछे से कहा, गुड मॉर्निंग। और टॉय ने पलट कर देखा तो वो कनाटा था, और आज वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। टॉय ने सोचा, शायद ये सपने का असर है। उसकी चुप्पी देखकर कनाटा ने चिंता से पूछा कि सब ठीक है या नहीं, और उसके माथे को छूकर बोला कि उसे थोड़ा फीवर जैसा लग रहा है। टॉय उसकी अचानक नजदीकी से हड़बड़ा गई और जल्दी से हाथ हटाकर बोली कि वो ठीक है। कनाटा उसकी रिएक्शन से थोड़ा दुखी और ऑकवर्ड हो गया, माफी मांगी और वहां से चला गया। टॉय उसे रोकना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। ब्रेक बेल बजते ही वो रूफटॉप पर चली गई और खुद को समझाने लगी कि उसे कन्नाटा से सही तरह से माफी मांगनी चाहिए। तभी उसे दिखा, नीचे कन्नाटा और चिज दोपहर का खाना साथ खाने वाले थे। टोयोटोमी को महसूस हुआ कि उसे चियोजे और कान्नाटा के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए उसने अपनी एक क्लासमेट से पूछने का फैसला किया। क्लासमेट ने बताया कि कान्नाटा और चियोजे हमेशा साथ रहते हैं। टॉय ने कहा कि हाँ, उसे ये पता है, लेकिन तभी उसकी क्लासमेट ने जोड़ा कि इतने करीब होने के बावजूद वो दोनों प्रेमी नहीं हैं। टॉय हैरान हुई और पूछा कि क्या सच में वो डेट नहीं कर रहे। क्लासमेट ने कहा कि नहीं, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि चियोज को कन्नाटा से प्यार है। टॉय ये सुनकर चौंक गई और बोली, ये तो असंभव है। मगर उसकी क्लासमेट ने मुस्कुराकर कहा कि चियोज की नजरों और उसके आसपास की ऑरा ऑफ लव ये बात साफ दिखाती है। फिर वह जल्दी से लंच खरीदने चली गई, लेकिन जाते जाते उसने टॉय को पीछे मुड़कर कहा, गुड लक इन योर कॉन्क्वेस्ट। और टॉय वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह कंफ्यूज्ड कि अभी हुआ क्या। अब टॉय अपने दिल को समझ नहीं पा रही थी। क्या वह कन्नाटा को पसंद करती है? उसे लगा कि कन्नाटा तो शायद पहले से किसी का है, लेकिन सुबह के सपने को याद करते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मगर चिढ़ तब उठी जब उसने चियोसे और कन्नाटा को साथ देखा। दिल में हल्की सी जलन और दुख दोनों थे। उसी बेचैनी में वह भागते हुए रूफटॉप तक पहुंची और गलती से एक छात्र से टकरा भी गई। खाली सांसों में करीब आंसू रोकते हुए वह रूफटॉप पहुंची जहां कन्नाटा और चियोसे बैठे थे। टॉय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं भी आपके साथ लंच कर सकती हूँ? कन्नाटा मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्यों नहीं। टॉय लाल पड़ते हुए उसके पास बैठ गई और उसका अफेक्शन मीटर फूलों से भर गया। चियोसे यह देखकर समझ गई कि टॉय के भाव कितने गहरे हो चुके हैं। वहीं कन्नाटा मीटर्स के अलग अलग कलर्स और मीनिंग्स को समझने की कोशिश में उलझा हुआ था। तभी अचानक टॉय खड़ी हुई और उसने सीधे चियोज की ओर देखते हुए कह दिया, मैं मैं कन्नाटा के प्यार के लिए हार नहीं मानूंगी। उसके चीक्स आग की तरह लाल हो चुके थे। कन्नाटा यह देखकर शॉक में था और सोच रहा था कि यह तो सीधा यूएफसी रोमांटिक फाइनल बन चुका है। उसी पल टोयोटोमी का मीटर आग की लपटों में जलने लगा और कन्नाटा हैरानी से बोला कि यह मीटर तो जैसे आग उगल रहा है। अब दोनों लड़कियों की फीलिंग्स आपस में टकराने लगी थीं और कन्नाटा समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन अंदर ही अंदर वह इस ड्रामा को थोड़ा एंजॉय भी कर रहा था। रूफटॉप वाली बात के अगले दिन क्लासेस नॉर्मल तरीके से शुरू हुई। चिटो और टोयोटोमी
कानाटा से ऐसे बात कर रहे थे जैसे सब बिल्कुल ठीक हो, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। कनाता ने कल की सिचुएशन के बारे में सोचा। उसे लगा था कि दोनों के बीच कुछ टेंशन होगी, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो अच्छे से साथ निभा रही हों। उसे लगा जैसे ये कोई ड्रामेटिक लव ट्रायंगल बन रहा हो, पर उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद ही उसका सेंटर पॉइंट है। अचानक कनाता ने देखा कि कई क्लासमेट्स खिड़की से बाहर देख रहे थे। क्यूरियस होकर वो उनके पास गया और पूछा कि क्या हो रहा है। एक क्लासमेट ने बताया कि स्कूल गेट पर कोई लड़की किसी का इंतजार कर रही है और सब शॉक थे, क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। कन्नाता को तुरंत अंदाजा हो गया कि वो कौन है। क्लासमेट्स उसकी ब्यूटी की तारीफ करते रहे और गेस करते रहे कि वो किसका इंतजार कर रही है। तभी कन्नाता ने माफी मांगी और तेजी से नीचे भागा, कहते हुए कि शायद वो उसके लिए आई हो। क्लासमेट्स वहीं खड़े रह गए, बिल्कुल हक्के बक्के, सोचते हुए कि कनाडा जैसा लड़का ऐसी लड़की को कैसे जानता है। स्कूल गेट पहुंचते ही कन्नाटा ने उसे देख लिया। वो एक्साइटेड होकर उछली और सीधे उसे जोर से गले लगा लिया। कनाटा चौंक गया और उसने कहा कि रुक जाओ, ये स्कूल का एंट्रेंस है और सब लोग देख रहे हैं। लेकिन वो बेपरवाह थी, बोली कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग देखें तो देखें। सच में कई स्टूडेंट्स शॉक में खड़े थे। सांस लेने में दिक्कत होते हुए कन्नाटा ने उसे छोड़ने को कहा और बोला कि वो बहुत स्ट्रांग है। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सब लव की पावर है। ऊपर खड़े क्लासमेट्स ने चिल्लाकर पूछा, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लड़की ने खुशी से कहा, हाँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। लेकिन कनाता ने तुरंत डिनाई कर दिया और बोला कि वो एक्चुअली उसकी एल्डर सिस्टर है। स्टोरी में बताया गया कि उसका नाम कमित सुबासा है। वो 19 साल की है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम उसे सुबासा कहेंगे। कनाता ने पूछा कि वो उसे स्कूल से लेने क्यों आई थी। सुबासा ने बताया कि वेदर फोरकास्ट में आज बारिश बताई गई थी, इसीलिए वो उसे अम्ब्रेला देने आई थी। लेकिन कनाता ने आसमान की तरफ देखा, तेज धूप थी, और बोला कि ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि बारिश होगी। फिर सुबासा ने चीरफुल अंदाज में कहा कि चलो घर चलते हैं, और कनाटा के क्लासमेट्स को मुस्कुराकर बाय किया। क्लासमेट्स अभी भी शॉक में थे, सोच रहे थे कि जिसकी जिंदगी इतनी एवरेज दिखती है, उसके पास इतनी लकी चीजें कैसे हैं। रास्ते में कन्नाटा ने पूछा कि त्सुबासा उसके इतना पास चल क्यों रही है। उसे सिबलिंग्स के लिए इतना क्लोज चलना थोड़ा अजीब लगा। त्सुबासा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें क्या अजीब है, ये तो भाई बहन का स्पेशल प्रिविलेज होता है। कनाडा एकदम सरप्राइज हो गया और उसने पूछा कि क्या वो सच में सीरियस थी, और साथ ही उसे ये भी लगा कि उसकी सिस्टर का अफेक्शन मीटर तो पूरी तरह भर चुका है, जैसे किसी कार के स्पीडोमीटर से जुड़ गया हो। कनाता ने फिर सुबासा से पूछा कि क्या वो अकेले रहने की आदत डाल चुकी है, क्योंकि वो तो उस स्प्रिंग में घर छोड़कर चला गया था। ये सुनते ही सुबासा की आंखों में अचानक आंसू आ गए और उसने भावनाओं में बहकर कहा कि उसके जाने के बाद से उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। कनाडा ने पूछा कि क्या इसी वजह से वो बार बार घर वापस आती रहती है। सुबासा रोते हुए बोली कि वो हमेशा अपने छोटे भाई की चिंता करती है। कन्नता ने कहा कि उसे समझ में आ गया है। फिर उसने मजाक में कहा कि उसे उसकी सेहत की चिंता ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि सुबासा तो घर के कामों में कभी अच्छी नहीं थी। इस पर सुबासा ने तुरंत कहा कि अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है अगर वो उससे शादी कर ले। कहानी यहीं रुककर बताती है कि कन्नाटा की जिंदगी में हर दिन एक लड़की पहले से ज्यादा क्रेजी निकलती है, और शायद टोयोटमी ही अकेली नॉर्मल लड़की है। तो गाइस, आप बताओ, कनाटा को किसके साथ एंड होना चाहिए? कमेंट कर देना। ऐसे प्रपोजल पर कनाडा ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और शायद पूरे मंगा में ये उसकी सबसे लॉजिकल बात थी। लेकिन सुबासा मुस्कुराई और बोली कि हाँ, वो उससे शादी कर सकता है। अगर वो चाहे तो आज ही शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। जहां सुबासा अपने फ्यूचर की फैंटेसीज में खो चुकी थी, वहीं कन्नाटा पूरी तरह शॉक में बस हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था।
तभी सुबासा का चेहरा अचानक सीरियस हो गया और उसने एक डरावना सवाल पूछा, क्या वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता है? क्या उसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है? कनाटा ने तुरंत डिनाई किया और बोला कि वो तो साफ साफ वर्जिन है। सुबासा अनॉयड होकर बोली कि फिर क्या कोई और लड़की है जो उसे पसंद है? कन्नाटा को समझ ही नहीं आया ये कॉन्वर्सेशन यहाँ कैसे पहुंच गई। उसने नरमी से सुबासा का हाथ हटाने की कोशिश की और कहा कि चलो घर चलते हैं, लेकिन सुबासा एक्सप्लेनेशन मांगने पर अड़ी रही। कन्नाटा ने मजाक में कहा कि वो दादी माँ की तरह बोल रही है। तभी पीछे से शीडो ने आवाज लगाई। कन्नाटा मुड़ा। शीडो के चेहरे पर वरीड एक्सप्रेशन था। उसने पूछा कि क्या वो घर जा रहा है। कन्नाटा उसे देखकर खुश हो गया और कहा कि पिछली बार के बाद से बहुत कुछ हो गया है। कन्नाटा ने देखा कि इस बार शीडो और टोयोटॉमी एक दूसरे से नॉर्मल और मुस्कुराते हुए बात कर रही थीं, जबकि उसे तो लगा था कि उनके बीच टेंशन होगी। वो सोचने लगा कि ये तो रोमांटिक वॉर जैसा सीन लग रहा है, लेकिन खुद प्रोटैगनिस्टा को ही समझ नहीं आ रहा कि पूरा सीन एक्चुअली रोमांस से भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद सुबासा ने एक हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान के साथ, जो उसकी यानडेरे वाइब्स साफ दिखा रही थी, सीधे शीटो की ओर देखकर पूछा कि क्या उसे पता है उसके भाई को किसी और लड़की में इंटरेस्ट है या नहीं। कनाडा घबरा कर बोला कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में दखल न दे। ये सुनते ही शीटो ने कनाता की तरफ घूरते हुए एक और भी इंटेंस यान्ड्रे एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि क्या ये बात सच है। कनाडा बुरी तरह कंफ्यूज होकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके मुंह से हकलाते हुए केवल उल्टा सीधा निकल रहा था। शीटो ने उसकी इस हालत को देखकर शक भरी नजरों से कहा कि वो कुछ छुपा रहा है। कनाता के मन में एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी और वो सोच रहा था कि क्या मरकर भी उसकी ये हालत नहीं बदलेगी। उसी समय अचानक चीटो ने पूछा कि क्या वो उसके घर जा सकती है। कनाडा हैरान हो गया और पूछा कि क्यों। चीटो ने समझाया कि उसने उसकी माँ से कल एक बुक उधार ली थी और थैंक्स के तौर पर वह केक लेकर आई है। कनाता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी माँ को यह जरूर अच्छा लगेगा। फिर दोनों साथ उसके घर की ओर चल पड़े। सुबासा चुपचाप उन्हें देख रही थी और मन ही मन सोचने लगी कि शायद इन दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। कन्नाटा के घर पहुंचने पर उसकी माँ ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और चीटो ने पोलाइटली केक देते हुए थैंक यू कहा। कनाडा की माँ ने उसे रात के खाने पर रुकने का निमंत्रण दिया और चीटो खुशी से मान गई। बाद में कनाडा और सुबासा टेबल पर बैठे थे, जबकि माँ और चीटो रसोई में खाना तैयार कर रही थीं। इस दौरान सुबासा ने हल्की जलन और शक के साथ कहा कि क्या चेटो असल में उनकी मां की होने वाली बहू या पत्नी जैसी नहीं लग रही। कन्नाता ने हंसते हुए कहा कि क्या वाकई ऐसा लगता है, जिससे सुबासा और भी असहज हो गई। उसने तुरंत प्रिटेंड कटाना से वार करते हुए उसे परवर्ट जैसा दिख रहा है कहकर छेड़ा। कन्नाता दर्द से बोला कि वह रुक जाए। सुबासा ने फिर कहा कि उसे चीटों के बारे में कुछ अजीब महसूस होता है। कनाता ने इसे मजाक में उड़ा दिया और कहा कि वो बचपन से साथ रहे हैं और चैटो हमेशा से अच्छी लड़की रही है। लेकिन सुबासा ने अपने फेमिनिन इंट्यूशन का हवाला दिया। कनाडा ने उल्टा बोल दिया कि फेमिनिन इंट्यूशन की बात वो करे जो फेमिनिन हो, और सुबासा तो चीटो से ज्यादा मैस्कुलिन लगती है। ये सुनकर सुबासा ने उसे फिर प्लेफुल मारना शुरू कर दिया। तभी उनकी माँ ने रसोई से आवाज लगाई कि खाना तैयार है। टेबल पर बैठते समय कन्नाता ने सोचा कि शायद सुबासा सही कह रही हो, खासकर जब उसने चीटो के अफेक्शन मीटर को देखा, जो फूलों की जगह सीधे गटर लाइन जैसा लग रहा था, जिससे उसे अपने खुद के फीलिंग्स पर भी शक होने लगा। कनाता जब चीटो को देख रहा था, चीटो ने उसकी नजर महसूस की और तुरंत एक केक का टुकड़ा उठाकर उसे ऑफर कर दिया। कनाडा ने मौका देखकर खुशी से उसे स्वीकार किया और बोला कि यह बहुत स्वादिष्ट है। उसके मन में आया कि अगर वह इतनी प्यारी और अफेक्शनेट बनी रहे, तो भले ही उसका अफेक्शन मीटर घटर जैसा दिख रहा हो, पीछे एक डीमन खड़ा हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। खाना खत्म होने के बाद सबने माँ को धन्यवाद कहा और कन्नाटा की माँ ने बताया कि केक एक बहुत फेमस बेकरी से खरीदा गया था।
उसी समय कनाडा ने खिड़की के बाहर देखा और पाया कि आसमान अचानक काला हो चुका था और बाहर भारी बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने अपना फोन चेक किया, जहां दिख रहा था कि अगले दिन तक बारिश रुकने वाली नहीं है। इसी बीच चेटो सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। कन्नाटा की माँ ने सुझाव दिया कि अगर उसके पास और कोई जगह नहीं हो तो वह रात यहीं रुक सकती है। यह सुनकर सुबासा और कन्नाटा दोनों हैरान रह गए। चेटो ने चिंता जताई कि वह बोझ न बन जाए, लेकिन कन्नाटा की माँ ने मुस्कुराकर कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि चेटो चाहे तो नहा ले और सुबासा उसे कपड़े दे दे। सुबासा ने हाँ तो कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की जलन और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या चेटो का यहाँ रुकना सही है? और उसने ठान लिया कि वह ध्यान रखेगी कि कन्नाटा कोई गलत हरकत न करे। दूसरी तरफ कन्नाटा अंदर से खुश था। उसे याद आ गया कि बचपन में जब वे साथ सोया करते थे, प्री स्कूल के दिनों में। वह खुद को नोबल और जेंटल समझता था, अपनी बहन की तरह पॉसेसिव नहीं। थोड़ी देर बाद चेटो गर्म पानी में आराम से बात ले रही थी। तभी सुबासा दरवाजे के पास आई और बोली कि उसने कपड़े बाहर रख दिए हैं। चेटो ने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया, लेकिन सुबासा कुछ कहना चाहती थी। उसने गंभीर आवाज में पूछा, क्या चीटो को उसके भाई के लिए फीलिंग्स हैं? यह सुनकर चीटो घबरा गई, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लिया। थोड़ी चुप्पी के बाद सुबासा ने पूछा कि वह ठीक है या नहीं, और चीटो ने कहा, हाँ, वह ठीक है। फिर चीटो शर्माई और बोली, क्या यह इतना साफ दिखता है? सुबासा ने सिर हिलाया कि हाँ, काफी स्पष्ट है। जब सुबासा ने पूछा कि यह फीलिंग्स कब से हैं, तो चीटो ने शर्माते हुए सच बताया कि उसे कनाडा बचपन से ही पसंद है। सुबासा के दिमाग में एक इमेजिनरी सीन आया, जहां चीटो बचपन में भी कन्नाटा का हाथ किसी को छूने नहीं देती थी। सुबासा ने हंसते हुए उसे शुभकामनाएं दी, जिससे चीटो और भी लाल पड़ गई और बोली कि वह अपना बेस्ट देगी। जैसे ही सुबासा जाने के लिए मुड़ी, उसका पैर चीटो के बैग से टकराया और उसके अंदर की चीजें बाहर गिर गईं। जिज्ञासा से उसने उन्हें उठाया और शौक में जम गई। वहां ओरिजिनल कनाडा सैंडल्स, कनाडा और चीटो का छोटा डॉल सेट और कनाडा का सॉफ्ट कुडल पिल्लो रखा था। सुभाषा के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। यह सब क्या था? उसी समय बाथरूम के दरवाजे से चीटो बिना एक्सप्रेशन, लेकिन खतरनाक डेड स्टेयर के साथ उसे देख रही थी। डरते हुए सुबासा ने पूछा, आ, ये तुम्हारे बैग में ये सब क्या है? और कन्नाटा की बहन के मन में आया, चेटो। अभी तो साकी को हॉन्टेड हाउस में डरते हुए भी पीछे छोड़ चुकी है। चीटो ने रिवील किया कि ये सब कन्नाटा के बर्थडे के लिए सरप्राइज था। कन्नाटा की सिस्टर ने भी सिर हिलाकर माना कि उसका जन्मदिन सच में पास आ रहा था। चीटो ने ऐड किया कि वो उसे इन गिफ्ट से सरप्राइज करना चाहती थी। सुबासा ने हल्के मजाक में कहा कि चीटो के आइडियाज कभी-कभी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। कन्नाटा की सिस्टर ने चीटो को ड्राई कराने में हेल्प की और चीटो ने उसके काइंडनेस के लिए थैंक कहा। सुबासा ने अपनी तरफ से अपोलोजाइज किया कि उसने उसकी बैग में झांका, लेकिन चीटो ने उसे कहा कि कोई बात नहीं। सुबासा ने प्रॉमिस किया कि वो कन्नाटा के बर्थडे सरप्राइज के बारे में किसी को नहीं बताएगी। बाथरूम से निकलने के बाद सुबासा इस पूरी सिचुएशन को लेकर सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि चीटो के गिफ्ट्स कुछ ज्यादा ही फैंसी हैं, ऑलमोस्ट जैसे किसी सेलिब्रिटी के लिए हों। उसे यह भी अजीब लगता है कि चीटो को यह सब मर्चेंडाइज मिला कहां से। धीरे धीरे सुबासा को शक होने लगता है कि चीटो शायद कन्नाटा के लिए थोड़ा ऑब्सेस्ड है। सुबासा ये सीक्रेट अपने तक रखने का फैसला करती है। उसे लगता है उसे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है, एक सच्ची यान्डेरे सिस्टर की तरह। उधर चीटो सोचती है कि सुबासा उसकी तारीफ कर रही थी और वो भी कन्नाटा की फैन है। इस सोच से चीटो खुश हो जाती है कि उसे एक ऐसी दोस्त मिल गई जो उसके फीलिंग्स को समझती है। एक तरह से चीटो की ये सोचना पूरी तरह गलत भी नहीं, क्योंकि सुबासा के अंदर भी कन्नाटा के लिए काफी पॉसेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव फीलिंग्स हैं। कुछ देर बाद सुबासा कैफे में ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है जब उसे चीटो का मैसेज मिलता है, जिसमें वो उसके घर रुकने देने के लिए थैंक करती है
और फिर सुबासा को अपने घर इनवाइट करती है। लेकिन सुबासा पैरानॉइड हो जाती है। उसे लगता है कि चीटो शायद सच छुपाने के लिए उसे रास्ते से हटाना चाहती है। उसे लगता है कि शायद अब उसका एंड पास है। वो इनविटेशन को मना करने के बारे में सोचती है, लेकिन पूरी सिचुएशन उसे इतना ओवरवेल्म कर देती है कि वो पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती। सुबासा को यह सोचकर भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि कन्नाता और चीटो साथ में घर वापस जाएंगे। उसे डर है कि कन्नाता शायद चीटो को पसंद करने लगा है, और ये सोच उसे अंदर से बीमार जैसा फील करवाती है। वो ये भी सोचती है कि शायद चीटो को वो भी पसंद हो, लेकिन अपनी खुद की पॉसेसिव फीलिंग्स के कारण वो कुछ कर भी नहीं पाती। इसी दौरान चीटो अचानक कैफे में सुबासा के सामने आ जाती है और वह घबरा जाती है। कन्नाटा कहता है कि ये बस एक कॉइंसिडेंस है। चीटो उससे नॉर्मल तरीके से बात करती है और सुबासा भी स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, ये बस एक कॉइंसिडेंस है, जबकि अंदर से वो जानती है कि ऐसा नहीं है। तीनों अब कैफे की टेबल पर बैठे हैं। सुभाष कहता है कि उसे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कनाता ये सुनकर उसके लिए ड्रिंक लाने खड़ा हो जाता है और जाते जाते चीटो से पूछता है कि उसे उसका यूजुअल ड्रिंक चाहिए या नहीं। कन्नाटा के जाते ही चीटो का टोन बदल जाता है। वो सुबासा से पूछती है कि क्या उसने उसका मैसेज देखा। नर्वस सुबासा कहती है कि वो बस अपनी स्केड्यूल चेक कर रही थी। चीटो थोड़ा डायरेक्ट होकर पूछती है कि क्या सुबासा उसके घर स्लीप ओवर के लिए आएगी या उसे ये आइडिया पसंद नहीं। सुबासा माहौल हल्का करने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी कन्नाटा ड्रिंक्स लेकर वापस आता है और सुन लेता है कि सुबासा चीटो के घर जाने की बात कर रही है। सुबासा दबाव में आकर स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, हम लोग घर जाकर कुछ गर्ल स्टफ करेंगे। चेटो एक्साइटेड होकर कहती है कि वो अब भी अपनी माँ से पूछ लेगी कि क्या वो स्लीप ओवर आज ही कर सकते हैं। इस पर सुबासा थोड़ा शॉक्ड रह जाती है। कन्नाता भी उसकी बिहेवियर बदलता देख कहता है कि सुबासा आजकल थोड़ी अजीब लग रही है। सुबासा नर्वस होकर मना कर देती है, लेकिन कन्नाटा कैजुअली कहता है कि उसे भी कभी चीटो के घर जाना पसंद आएगा। उसी समय चीटो अपनी माँ से पूछकर वापस आती है और बताती है कि उसकी मॉम ने स्लीप ओवर की परमिशन दे दी है। सुबासा मजबूर सी मुस्कुराकर चीटो को हग करती है और कन्नाटा से कहती है कि आज की रात सिर्फ गर्ल्स के लिए है, जबकि अंदर से वो काश इस सिचुएशन से भाग पाती। चीटो मुस्कुराकर कहती है कि उसे लगता है कि वो हर दिन सुबासा के और ज्यादा करीब आ रही है। बाद में चीटो के घर पर सुबासा खाना छककर उसकी बहुत तारीफ करती है। चीटो कहती है कि इंतजार करना वाकई वर्थ था। सुबासा घर को देखते हुए सोचती है कि यह जगह सच में बहुत सुंदर है, ऑलमोस्ट जैसे किसी नोबल फैमिली का घर। वह ये भी नोटिस करती है कि चीटो खुद भी बहुत सुंदर है। चीटो पूछती है कि क्या सुबासा किसी चीज को लेकर वरीड है। सुबासा मुस्कुराकर कहती है कि नहीं, सब ठीक है, और घर की फिर तारीफ करती है, ये इशारा देते हुए कि शायद चैटो बॉयज में काफी पॉपुलर होगी। लेकिन चीटो सिर हिलाकर कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और उसे पता है कि कन्नाता उसे रोमांटिक रूप में नहीं देखता। ये सुनकर सुबासा की आंखों में भी हल्की आंसू आ जाते हैं। वो मानती है कि ये बात सच में थोड़ी दुखद है। माहौल हल्का करने के लिए चेटो उसे अपने रूम में ले चलने को कहती है। सुबासा डरते हुए भी साथ चल देती है। रूम अंदर से नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी सुबासा की नजर कमरे के एक कोने पर पड़ती है, जहां कन्नाटा की फोटोज लगी हुई हैं और यहां तक कि कन्नाटा वाला ब्लैंकेट भी रखा है। शॉक्ड सुबासा पूछती है कि ये क्या है। चेटो कैजुअल टोन में कहती है कि ये उसके फेवरेट आइडल का सैंक्चुअरी है। सुबासा मन में सोचती है कि ये लड़की सच में थोड़ी क्रेजी है। चेटो फिर पूछती है कि क्या सुबासा भी कन्नाटा की फैन है। सुबासा जल्दी से क्लैरिफाई करती है कि कन्नाटा उसका आइडल नहीं है, लेकिन चेटो को गलत समझना भी नहीं चाहती, इसलिए वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसे ओल्डर सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। चेटो मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे ये बात पिछले चैप्टर से ही पता थी, और फिर वो दरवाजा क्लोज करके लॉक कर देती है। डरी हुई सुबासा पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। चीटो कामली कहती है कि अब
वो लोग एक गेम खेलने वाले हैं। सुबासा डर के मारे कहती है कि उसे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। चीटो उसे आश्वासन देते हुए वीआर ग्लासेस पहनने को कहती है। अचानक कमरे में ब्राइट लाइट भर जाती है। सुबासा सोचती है कि चीटो उसे क्या दिखाने वाली है। वीआर के अंदर उसे बचपन की कन्नाता और उसकी खुद की पिक्चर्स दिखाई देती हैं। सुबासा उन्हें देखकर सोचती है कि कन्नाता बचपन में कितना क्यूट था, और मन ही मन ये भी मान लेती है कि वो उसे किसी और को नहीं दे सकती। फिर लाइट अचानक बंद हो जाती है और कन्नाता एक सूट पहनकर उसके सामने प्रकट होता है और उसे लव कन्फेस करता है। इस इमोशनल शॉक से सुबासा लिटरली बेहोश हो जाती है। कहानी ये कहकर निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सच में दोनों लड़कियां थोड़ी क्रेजी हैं, और इस पूरी कहानी में एकमात्र नॉर्मल इंसान सिर्फ कन्नाता है। अगले दिन सुबासा स्लीप ओवर से घर लौटती है, थकी और कमजोर सी। मैं वापस आ गई हूं, कहती हुई। कन्नता उसे देखकर हैरानी से पूछता है कि ये कैसी हालत बना ली है। वो उसे लगभग ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए देखकर समझ जाता है कि उस रात ने उसकी बहन को अंदर से हिला दिया है। एक अलग सीन में स्कूल में चीटो फूलों में पानी डाल रही होती है। उसके आसपास के लड़के लड़कियां उसकी तारीफ करते नहीं थकते और एक टीचर भी उसकी मेहनत की प्रशंसा करता है। कनाता दूर खड़ा उसे देखता है और खुद को एक बिल्कुल सामान्य एनपीसी जैसा महसूस करता है, जिसकी कोई खास एबिलिटी नहीं है। वह सोचता है कि अगर उसे चीटो के लायक बनना है तो उसे खुद को बेहतर साबित करना होगा। तभी उसकी नजर स्टूडेंट काउंसिल की भर्ती वाले पोस्टर पर पड़ती है। वह तुरंत अपने दिमाग में खुद को स्टूडेंट काउंसिल का राजा बनते हुए इमेजिन करता है और उत्साह में वहां पहुंच जाता है। लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। तभी दरवाजा खुलता है और उससे पहले वाली दो सख्त सी दिखने वाली लड़कियां सामने खड़ी मिलती हैं। कनाटा डर जाता है, लेकिन सुनकर हैरान होता है कि वे दोनों स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर हैं। सुनहरी बालों वाली लड़की हिनामी उसके बिल्कुल पास आकर पूछती है कि क्या वह उससे मिलने आया है, और उसका अफेक्शन मीटर तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। कनाटा जल्दबाजी में बताता है कि वह तो सिर्फ पोस्टर देखकर आया है। तभी उसे पता लगता है कि चश्मा और लंबे काले बालों वाली लड़की वास्तव में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, रा याकुमो। कनाटा उसे देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल वही ओवर पावर्ड गुणों वाली लड़की लगती है जो लड़कों के दिल की धड़कन होती है। परिचय होने के बाद याकुमो गंभीरता से पूछती है कि कनाटा आखिर काउंसिल में क्यों शामिल होना चाहता है। हिनामी मजाक में कहती है कि वह उसके पीछे आया है क्योंकि वह उससे प्यार करता है, लेकिन याकुमो तुरंत बिना सोचे सख्त लहजे में कह देती है, बिल्कुल नहीं। कनाता हक्का बक्का रह जाता है और घबराहट में सच्चा कारण बोल देता है कि वह खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहता है जो चीटों के लायक हो सके। उसे लगता है उसने शायद बेकार की बात कह दी, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि याकुमो का मीटर जोर से बढ़ जाता है। उसे कनाटा की ईमानदारी अच्छी लगती है, लेकिन वह कहती है कि काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए उसे टेस्ट पास करना होगा। कनाटा जोश में कह देता है कि वह कोई भी परीक्षा दे देगा, और फिर असली परीक्षा शुरू होती है। स्कूल के मैदान में कनाटा कमर में बंधे भारी टायर को घसीटते हुए पसीना पसीना हो जाता है। ऊपर से उसे एक बहुत ऊंचा वॉल्ट बॉक्स भी चढ़ाया जाता है। दूसरी दोनों सीनियर लड़कियां ऊब कर कहती हैं कि वे घर जा रही हैं। आखिरकार कनाटा थक कर गिर जाता है। बाद में स्टोर रूम में याकुमो कहती है कि अब सफाई करके घर चलना चाहिए। तभी अचानक उसके मीटर से निकला सफेद हाथ दरवाजा बंद कर देता है। कनाटा घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वे अंदर फंस गए हैं। याकुमो पैनिक में रोने लगती है, चेहरा लाल हो जाता है और वह कनाटा पर गलत इरादों का शक करने लगती है। कनाटा हड़बड़ा जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। याकुमो का मीटर अनियंत्रित होकर और भी तेजी से हिलने लगता है और कनाटा को समझ आता है कि याकुमो का अफेक्शन मीटर खुद से चीजों को नियंत्रित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ खाली गलियारे में चलते हुए चीटो सोच रही होती है कि अब कनाटा के काउंसिल में शामिल होने से उसकी दिनचर्या शायद बदल जाएगी।
एक दूरी से हिनामी और माओ देखती हैं कि चीटो जा रही है और दोनों आपस में गॉसिप करने लगती हैं कि शायद कनाटा और प्रेसिडेंट के बीच कुछ स्पाइसी चल रहा होगा। हिनामी मजाक में कहती है कि शायद दोनों अभी स्टोर रूम में अलोन होंगे, जिस पर माओ हंसकर कहती है कि सिचुएशन तो काफी तड़का वाली लग रही है। उसी समय चीटो अचानक रुक जाती है, जैसे उसे कुछ समझ न आ रहा हो। उसके दिमाग में जैसे चॉक बोर्ड पर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस घूमने लगती हैं। उसे अचानक याद आता है कनाटा और प्रेसिडेंट जिम के स्टोर रूम में लॉक्ड हैं। ये सुनते ही चीटो घबरा जाती है और जोर से दौड़ पड़ती है। अंदर कनाटा देखता है कि प्रेसिडेंट के मीटर का सफेद हाथ सच में दरवाजे को पकड़े हुए है। तभी उसे बाहर से चीटो की आवाज सुनाई देती है। चीटो दरवाजे के पास पड़ी चाबी देखकर सोचती है कि शायद यह अनलॉक हो सके। वह कहती है 3 की गिनती पर वह दरवाजा खोलेगी और फिर क्रैक, वह पूरा दरवाजा उसके फ्रेम सहित उखाड़ देती है। कनाटा दंग रह जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। प्रेसिडेंट भी शॉक में है। चीटो बस कैजुअली कह देती है कि शायद दरवाजा पुराना हो गया होगा। प्रेसिडेंट कोशिश करती है नॉर्मल दिखने की, लेकिन कनाटा को क्लियरली समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। तभी चीटो घोषणा करती है कि वह भी स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करना चाहती है, ताकि वह कनाटा के साथ मिलकर काम कर सके। कनाटा इससे थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह चीटो के मीटर को देखता है, उसे समझ आता है कि उसकी इंटेंशंस शायद थोड़ी ज्यादा इंटेंस हैं। प्रेसिडेंट बिना किसी टेस्ट के चीटो को काउंसिल में शामिल कर लेती है। कनाटा शॉक्ड होकर कहता है, तो फिर मेरा टेस्ट क्यों? लेकिन प्रेसिडेंट बस रूम से बाहर चली जाती है। चीटो प्रेसिडेंट को घूरते हुए बड़बड़ाती है कि वह कनाटा को इन अजीबोगरीब लड़कियों से बचाएगी। अगले दिन प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स को डिजास्टर प्रिवेंशन ट्रेनिंग के बारे में बताती है। कनाटा और चीटो को स्टूडेंट सपोर्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। चीटो तो तुरंत फ्यूचर स्लीप ओवर और साथ समय बिताने के सपने देखने लगती है। प्रेसिडेंट उन्हें एक क्यूट सा डिजास्टर हैंडबुक देती है। जिम में कनाटा को मसासा मिलती है और वह खुश होकर कहता है कि वह साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। मसासा ब्लश कर जाती है और उसका अफेक्शन मीटर एक्टिवेट हो जाता है। दूर खड़ी चीटो यह सब देखती है और सोचती है कि अब उसे मसासा पर भी नजर रखनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट बताती है कि ड्रिल में टेंट लगाना है, कार्डबोर्ड बेड बनाना है और फिर करी राइस खाना होगा। कनाटा टेंट असेंबल करने में हेल्प मांगता है, लेकिन प्रेसिडेंट पल भर में टेंट सेट कर देती है। ये देखकर चीटो और मसासा सोचती हैं कि वे भी कर लेंगी। काम करते करते चीटो और मासासा एक दूसरे को पहले नाम से बुलाने का फैसला करती हैं, लेकिन तभी मसासा को याद आता है कि उसने चीटो और कानाटा को पहले गले लगते हुए देखा था। मसासा हिम्मत करके चीटो से पूछती है कि कनाटा के साथ उसका रिश्ता क्या है। चीटो जल्दी से समझाती है कि वह बस एक्सीडेंटल था, लेकिन मसासा को लगता है कि उस हग में कुछ ज्यादा भावनाएं थीं। कनाटा की तरफ एक मेनेसिंग नजर डालते हुए मसासा सोचती है कि जरूर कोई गलती हुई है। पीछे से वो धीरे से चीटो का नाम लेती है। उसी वक्त प्रेसिडेंट रा याकुमो टेंट के अंदर जाकर कनाटा की प्रोग्रेस चेक कर रही होती है। बाहर से मसासा को दो लोगों की एक शॉकिंग सिलुएट दिखती है, जैसे वो किस करने वाले हों। मसासा डर के मारे जम जाती है और उसकी फ्रेंड्स दौड़कर पूछती हैं कि हुआ क्या। टर्न्स आउट वो तो बस प्रेसिडेंट कनाटा को लैंटर्न इंस्टॉल करने में हेल्प कर रही थी। क्लिक। लाइट ऑन होते ही कनाटा बाकी गर्ल्स को चेक करने चला जाता है। मसासा का जेलसी मीटर इरप्ट होकर टेरिफाइंग पर्पल आर्म्स में बदल जाता है। वो गुस्से से कनाटा से पूछती है कि अभी तुम कर क्या रहे थे। यह पैनल बताता है कि कनाटा के साथ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीटो का मीटर अब एक नए डरावने रूप में इवॉल्व हो गया है। कोकोना फ्रीक आउट होकर मसासा से पूछती है कि वो प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रही थी। पास में कनाटा धीरे से मसासा से पूछता है चीटो का इशू क्या है। फिर कनाटा मसासा को एक तरफ खींचता है और जिम वाली इंसिडेंट के बारे में पूछता है। दैट्स अ सीक्रेट, प्रेसिडेंट रा याकुमो कूल टोन में बोलती है।
कनाता घबरा कर कहता है, प्लीज इसे इतना सजेस्टिव मत बनाओ। जबकि कोकोना और मसासा बस कंफ्यूज फेसेस लेकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्कूल बिल्डिंग की तरफ, जहां डिजास्टर ड्रिल आधिकारिक रूप से शुरू होती है। कोकोना कांता को एक एनर्वस कॉम्प्लीमेंट देती है। वहीं कांता अपने दोस्त यामाटो से चीटो की सिचुएशन के बारे में धीरे से बात करता है, जबकि चीटो दूर से गुस्से में उसे घूरती है। कनाटा कोशिश करता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की, और कोकोना कहती है कि इट्स नथिंग, और उसे थैंक्स मिकासान कहती है। अब दो नए क्लासमेट्स कनाटा की ग्रुप में जुड़ते हैं, यामाटो निकी और नीनो हिदाका। नीनो, जो एक्चुअली एक लड़का है लेकिन गर्ल की तरह ड्रेस करता है, हैप्पीली कहता है कि वो सब एक ही टीम में हैं। नीनो पूछता है कि क्या वो और यामाटो एक ही टेंट में रह सकते हैं, और जब बॉयज थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करते हैं तो वो पाउट कर देता है। यामाटो सोचता है कि रात खत्म होते होते उसकी सेक्सुअलिटी ही उलझ जाएगी। यामाटो कनाटा से पूछता है कि सब ठीक है ना। कनाटा कहता है नॉट रियली, और यामाटो गेस करता है कि ये बात लॉयल्टी टुवर्ड्स चीटो से जुड़ी है। एक क्विक फ्लैश फॉरवर्ड में यामाटो कनाटा से कहता है कि उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए, जबकि कनाटा सोचता है कि अब आगे क्या करे। पॉप आउट। नीनो अचानक कनाटा से पूछता है कि क्या वो चीटो से लड़ रहा है, और फिर ब्रिटिश स्टाइल ग्रीटिंग बोलकर उसे हग कर लेता है, जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाती है। दूर से चीटो ये सब देख रही होती है। तभी कनाटा मेगाफोन उठाकर अनाउंस करता है, इट्स टाइम टू स्टार्ट कुकिंग करी। राउंड्स खत्म करते ही उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। टर्न्स आउट यामाटो और नीनो ने ऑलरेडी प्रेप वर्क फिनिश कर लिया था। यामाटो मजाक में कनाटा को डॉग की तरह डिसमिस करते हुए कहता है, गो प्ले। फ्रस्ट्रेटेड कनाता डिसाइड करता है कि वो जाकर चीटो को चेक करे, लेकिन क्लिप अचानक दो मस्क्यूलर पर्पल आर्म्स उसे पकड़ लेते हैं। उसे समझ आता है कि ये तो चीटो का मीटर है, और वो स्ट्रेच होकर पूरे फील्ड में फेंका जाता है। जमीन पर गिरे हुए कनाटा डर के मारे देखता है कि चीटो का मीटर किसी मिस्टीरियस पर्पल लिक्विड को सीधे करी पॉट में टपका रहा है। अब वो करी पॉट एक ऑन्थरवर्ल्डली ग्लो से चमकने लगता है, जैसे कोई SSR रैंक फूड आइटम हो। कनाटा उठकर चीटो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मेनेसिंग ओरा के कारण हिल भी नहीं पाता। कोकोना शक्की नजरों से पूछती है, चीटो, क्या तुमने इसमें फूड कलरिंग डाला? चीटो घबरा कर कहती है, मैंने तो कुछ नहीं डाला। सारी लड़कियां में पॉट के आसपास इकट्ठी होती हैं। करी सस्पिशियस दिख रही है, पर उसकी स्मेल डिवाइन है। तभी प्रेसिडेंट रा याकुमो की आवाज आती है कि सब ग्रुप्स ने फिनिश किया या नहीं। कनाटा अंदर ही अंदर उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को लेकर टेंस है। प्रेसिडेंट अचानक अनाउंस करती है कि सारे ग्रुप्स अब लॉटरी बेस्ड करी एक्सचेंज करेंगे। कनाटा की टीम पेयर होती है चोसा की टीम से, और उसके मन में तुरंत हॉरिबल फीलिंग उठती है। दूसरी तरफ चीटो और कोकोना लड़कों की करी खाते हुए रेव करती हैं कि इट्स सो डिलिशियस, जबकि कनाटा की टीम उस रेनबो कलर्ड गेमिंग करी को हॉरर से घूर रही होती है। व्हाट द हेल इज विद दैट कलर? स्नैप स्नैप। नीनो हिदाका एक्साइटेड होकर उस कलरफुल करी की फोटोज अपने सोशल मीडिया के लिए लेने लगती है। फिर अचानक बाइट। नीनो एक बाइट लेती है और शॉकिंगली कहती है, इट्स डिलिशियस। कनाटा और यामाटो हिचकिचाते हुए बाइट लेते हैं, और दोनों की आंखें फैल जाती हैं। सो गुड। वो दोनों स्पीचलेस विद डिलाइट रह जाते हैं। कनाटा नीनो को कॉम्प्लीमेंट करता है और पूछता है कि ये पर्पल स्टफ क्या है। तभी नीनो अचानक उसे हग कर लेती है और कैट की तरह एक्ट करने लगती है, जिससे चीटो शॉक में रह जाती है। कनाटा डर से देखता है कि यामाटो करी खाते ही स्टोन में बदल गया। वो अपने सीने पर हाथ रखकर सोचता है, समथिंग्स टेरिबली रॉन्ग। उसी वक्त उसे एक डरावनी दृष्टि दिखती है। चीटो एक पवित्र पर्दा में पीछे से उसे गले लगाती है, चेहरा शांत लेकिन अजीब मुस्कान के साथ।